अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक नया प्रोजेक्ट लेने से। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो आईडी है हमारे पास ये सामने आपके नज़र आ रहा है। तो फाइल्स में आ जाओ, न्यू का ऑप्शन है, इसके नीचे ओपन का ऑप्शन है। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपका पड़ा हुआ है और आप वो ओपन करना चाहते हो तो आप ओपन सेलेक्ट कर लो। ओपन रिसेंट में ये है कि जो जो प्रोजेक्ट आपने रिसेंटली ओपन किए हैं वो सारे लिस्ट आ जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लोज करना चाहते हो इस प्रोजेक्ट को, इस तरह सारे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हम साथ साथ देखते रहेंगे। इसमें फ़िलहाल हम लोग अभी सेलेक्ट करते हैं न्यू में आप लोग प्रोजेक्ट नेम। अब सबसे पहली चीज़ कि आप जो एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो उसका नेम क्या रखना है। ठीक है, हम इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट एंड्रॉयड क्लास। इसके नीचे आ जाता है कंपनी डोमेन कि आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो या अपनी कंपनी का कोई डोमेन रखना चाहते हो, कुछ भी आप रख सकते हो। ये बेसिकली इसलिए नीड होता है क्योंकि आप देख सकते हो कि सेम नाम की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मौजूद होती है। अगर कोई फ्लैशलाइट की एप्लीकेशन है तो आपने ही बनाई है, किसी और फ्रेंड ने बनाई है, तो सेम नाम में कन्फ्लिक्ट आ सकता है। एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे पहचानेगा ये एप्लीकेशन किसकी है? तो वो आपसे डोमेन नेम मांगता है। उसके बाद वो डोमेन नेम से पैकेज नेम जनरेट करता है रिवर्स ऑर्डर में। इस तरह आप नीचे देखो com.impact.firstAndroidClass। तो इससे यह है कि यूनिकनेस रहती है। आपकी अगर फ्लैशलाइट की एप्लीकेशन है किसी और की भी है तो वो यूनिक रहेगी, वो पहचान सकते हैं कि ये किसकी है और ये वाली किसकी है। इससे नीचे जो है प्रोजेक्ट लोकेशन आप लोग दे सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। ये वाला सबसे अच्छा यही है कि जो आप लोगों के पास अगर दो ड्राइव्स हैं, एक जिसमें आपने विंडोज़ की होती है सी, इसके अलावा अगर कोई ड्राइव है तो वहाँ पर आप फोल्डर बनाएं, क्योंकि अक्सर विंडो करप्ट हो जाए तो आपका सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। इसको नेक्स्ट कर दें। इसके बाद ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है कि आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो। तो हम लोग फ़ोन और टैबलेट को ही इसमें स्टडी करेंगे, फ़ोन और टैबलेट के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे। और यहाँ से आपको कहते हैं मिनिमम SDK आप सेलेक्ट करो। अब ये मिनिमम SDK आता क्यों है? मिनिमम SDK का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन कम से कम किस मोबाइल में काम करनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम। तो इसमें मिनिमम जो सेलेक्ट है, देखो जेली बीन सेलेक्टेड है। एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से आपको बताता है कि आप अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड की 95% डिवाइसेस को कवर कर लोगे। 95% तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। बाकी तो डिवाइसेस डेड डिवाइसेस होती हैं अक्सर, जो मार्केट में पड़ी है, कोई खरीदता भी नहीं है। तो हमारा बेसिक जो यही होता है हमारा टारगेट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को कवर करें। लेकिन अगर आप बहुत नीचे जाते हो, जिस तरह अभी API 16 सेलेक्टेड है, आप जाते हो कि नहीं यार मैं कहता हूँ हर डिवाइस 100% सेलेक्ट हो, तो आप चले जाओगे API 10 पर, 9 पर, 8 पर, जहाँ तक भी इसकी सपोर्ट है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी। जिस तरह आपको मैंने बताया कि जब नई API आती है वो नए फीचर्स लेकर आती है। ठीक है, तो अगर कोई नया फीचर नई API लेकर आई है और वो पुरानी API में नहीं है और आपने यहाँ टारगेट सेट किया कि नीचे से लेकर ऊपर तक सारी मोबाइल में एप्लीकेशन चले, तो वो सिर्फ वही फीचर्स आप इंक्लूड कर सकोगे जो सब मोबाइल में अवेलेबल हो। अगर किसी एक में भी नहीं होता तो आप बड़े से बड़े मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसा हमेशा टारगेट रखो। अपनी सबसे पहले एप्लीकेशन बनाने से पहले ऑडियंस देखो कि आप टारगेट किन को करना चाहते हो, आप फीचर्स क्या देना चाहते हो, उस हिसाब से इसको मिनिमम SDK आप सेलेक्ट करो। फिलहाल हम लोग 16 ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लर्निंग फेज में अब सीख रहे हैं। वो फिर आ जाता है प्रोफेशनल, जिसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आप देखो मुख्तलिफ हमें जो है इसने बिल्ट इन एक्टिविटीज़ बता दी। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक्टिविटी एक स्क्रीन को कहते हैं। तो जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो तो एक स्क्रीन वो आपको खुद बना कर देता है। आप चाहो तो बिल्कुल नो एक्टिविटी भी ले सकते हो, लेकिन आपको वो एग्जांपल आपको चॉइस दे देता है कि आप एक नई एक्टिविटी सेलेक्ट कर लो। तो अगर आप गूगल मैप की यूज़ करना चाह रहे हो तो मैप की यूज़ कर लेनी है। बेसिक एक्टिविटी में आजकल आपने एक नया ऑप्शन देखा होगा कि SMS का, आप इनबॉक्स में जाओ तो SMS का एक आइकन होता है, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट आप कंपोज कर सकते हो, SMS लिख सकते हो। तो इस तरह का एक बटन, अगर आपको वो वाली एक्टिविटी चाहिए ये सेलेक्ट कर लो। नेविगेशन ये है कि आप स्वैप करते रहते हो स्क्रीन पर, दूसरी एक्टिविटी आती रहती है। अगर आपको वो वाली चाहिए ये ले लो। तो बेसिक भी नहीं, अभी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे एम्प्टी एक्टिविटी से। हमें एक्टिविटी तो बना कर दो लेकिन वो एम्प्टी होनी चाहिए क्योंकि हम शुरू से खुद बनाना चाहते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करके नेक्स्ट आ जाए। अब इसमें दो ऑप्शन आ गए हैं, एक है एक्टिविटी नेम और दूसरा है लेआउट नेम। ठीक है, आपको मैंने बताया था एक्टिविटी में दो चीज़ें होती हैं, एक जावा फाइल होती है और एक डिज़ाइन फाइल होती है। डिज़ाइन फाइल को ये लोग लेआउट फाइल कहते हैं
और जो जावा फाइल है वो एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो अब ये आपको कह रहे हैं जो मैं एक एक्टिविटी आपको बना के दूंगा उसमें 2 फाइलें इंक्लूड होंगी, जावा प्लस जो मेन फ्रंट पे नजर आएगा डिजाइन, तो इन दोनों के नाम क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले आप बता दो जावा फाइल का नाम क्या हो। जावा फाइल का नाम इसने रख दिया मेन एक्टिविटी, और लेआउट फाइल का क्या नाम हो, एक्टिविटी मेन। इसको हम चलो चेंज कर लेते हैं, इसका नाम हम लोग रख देते हैं डिजाइन फाइल, या डिजाइन ही रख देते हैं। ऊपर उसने उसको भी चेंज कर दिया, ठीक है। अब जावा फाइल का नाम मेन एक्टिविटी है और लेआउट फाइल का नाम डिजाइन है। इसको फिनिश कर दें, एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएगा। एक प्रोजेक्ट हमारे सामने आ गया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि नीचे वो कुछ ग्रेडल बिल्डिंग रनिंग कर रहा है, ये कुछ फाइल जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जब तक ये अपना काम कर रहा हो तब तक आप इसमें छेड़छाड़ ना करें। अब एक इसने एक्टिविटी और जावा फाइल हमें कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाकर दे दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसने हमें प्रोवाइड क्या क्या चीज़ें की। अब सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्रिप्ट्स आप देख सकते हो, एक ऐप है और एक ग्रेडल स्क्रिप्ट है। ऐप में आपका सारा का सारा कोड पड़ा होगा और ग्रेडल स्क्रिप्ट में आप इसकी डिफाइन करोगे कि ये किस मिनिमम एसडीके क्या हो, मैक्सिमम क्या हो, आप टारगेट किसको करना चाह रहे हो, इसमें सारी ये डिटेल होती है। जिस तरह आप बिल्ड ग्रेडल में आ जाओ तो कंपाइल एसडीके पूछ रहा है कि आप किस पे कंपाइल करना चाहते हो। जिस तरह आपने अभी सबसे लेटेस्ट डाउनलोड कर लिया एसडीके 25, तो ये 25 में आपका एग्जीक्यूट करेगा। मिनिमम एसडीके यहाँ पर सेट इसने किया हुआ है, टारगेट एसडीके वर्जन 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन की सारी सेटिंग है। फिलहाल इसके आपने और इसमें काम नहीं करना, कोडिंग की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अब जब ऐप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 डायरेक्टरियाँ सबसे मेन है और फ्रंट पर भी है। एक मैनिफेस्ट है, एक जावा है और एक रिसोर्सेज है, RES। मैनिफेस्ट में क्या होता है? मैनिफेस्ट बेसिकली आपकी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन का ब्रेन है, सही। जिस तरीके से आप एक सिस्टम यूज करते हो तो CPU उसका ब्रेन है, इसी तरीके से एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो ब्रेन है वो मैनिफेस्ट फाइल है। आप लोग कैमरा यूज करना चाह रहे हो या आप लोग कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाह रहे हो अपनी एप्लीकेशन में, तो इसके लिए आपको परमिशन चाहिए, यूजर की परमिशन चाहिए कि वो आपकी एप्लीकेशन को अलाउ करता है या नहीं करता, उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए। इसके लिए एंड्रॉयड ने एक रूल सेट किए हुए हैं। तो मैनिफेस्ट फाइल में आके आप परमिशन डिफाइन करोगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो शो करता है कि ये परमिशन इसको चाहिए, ग्रांट करना है या नहीं करना। तो आप यहाँ पर इसकी सारी परमिशंस डिफाइन करोगे। तो हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी सारी परमिशंस होती हैं। इसके बाद इसमें एक पैकेज होता है एप्लीकेशन का, इस एप्लीकेशन टैग के अंदर ये आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, अलाउड बैकअप, आइकन, लेबल, ये सारी एप्लीकेशन की सेटिंग के लिए है। और इसके बीच में जितनी भी आएंगी आप एक्टिविटीज लेते जाएंगे अपनी एप्लीकेशन में, उसके बीच में हमने डिफाइन करनी है कि हमने ये एक्टिविटीज ले ली। मैनिफेस्ट फाइल को हमेशा पता होगा कि उसकी एप्लीकेशन में कितनी एक्टिविटीज, कितनी स्क्रीन्स पड़ी हुई। अगर उसको आप नहीं बताओगे तो वो इसको कभी पहचान ही नहीं सकता, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अभी जब हमने फर्स्ट बनाया था तो उसने हमें बेसिक एक्टिविटी एक खुद बनाकर दे दी थी, एम्प्टी एक्टिविटी। तो यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी उसने बनाकर दे दी। इसके कोड में हम देखते हैं एक्टिविटी का नाम इसने क्या लिखा है, डॉट मेन एक्टिविटी, जो जावा क्लास का नाम था हमारा, वो इसने लिख दिया था। इस तरह से आप जितनी एक्टिविटीज लेते जाओगे यहाँ पर डिफाइन होती जाएगी। सेकेंडली इसके बाद हम देख लेते हैं रिसोर्सेज को, इसके बाद फिर हम जावा देखेंगे। अब रिसोर्सेज में हमारे पास 4 पैकेजेस हैं, एक ड्रॉएबल है, एक लेआउट है, मिप मैप और वैल्यूज। अब ड्रॉएबल में आप अपनी एप्लीकेशन में जितनी भी इमेजेस यूज करना चाहते हैं वो सब की सब आप ड्रॉएबल में डिफाइन करेंगे। जितनी चाहिए कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दो, उसके बाद आप यूज कर सकते हो।
उसके बाद आ जाएगा लेआउट। लेआउट में आपकी सारी डिज़ाइन फाइल्स पड़ी होंगी, जितनी भी आप लोगों ने स्क्रीन के लिए डिज़ाइंस बनाए हुए हैं वो सारे यहीं पर पड़े होंगे। जिस तरह एक हमारे पास सामने आप देख सकते हो design.xml के नाम से है, जो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट बनाया था उसमें। हाँ बिल्कुल, आप ले सकते हो, कोड है तैयार। अभी आप लोग देख लोगे कि कोड इसका कैसे होता है, बहुत सिंपल है। अगर किसी ने अपना अवेलेबल किया हुआ है, कॉपी करो, इधर पेस्ट करो, ठीक है। ये हमारे पास डिज़ाइन फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। जो फर्स्ट एक्टिविटी हमारे पास बनी हुई है उसमें हेलो वर्ल्ड का एक टेक्स्ट व्यू, एक टेक्स्ट फाइल उसने रखा हुआ है जो सिर्फ विजिबल हो सकता है डिस्प्ले के लिए, टेक्स्ट व्यू। तो इसमें सारी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अच्छा, कोड खुद को जनरेट होगा या दोनों तरीके से, खुद भी जनरेट होता है ड्रैग ड्रॉप से भी, और हम लोग भी लिखेंगे। स्टार्ट हम लोग करेंगे खुद लिखने से। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ है, उसके बाद स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, मैप में आपके जितने आइकन लॉन्चर्स वगैरह हो गए, जैसे आप अपनी एप्लीकेशन के एक आइकन होता है एप्लीकेशन का, वो आपने रखना है, तो वो आप यहाँ रखोगे मैप, ठीक है। जिस तरह अभी आप देख रहे हो आईसी लॉन्चर वगैरह, यहाँ पर सारे आइकन्स पड़े हुए हैं। जब आप फर्स्ट एप्लीकेशन बनाते हो और मोबाइल के डेस्कटॉप पे उसका आइकन आता है, वो ये आइकन आता है, क्योंकि आपने खुद से डिफाइन नहीं किया हुआ। इसके बाद आ जाएगा वैल्यूज़। वैल्यूज़ में कलर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, स्टाइल्स हैं। कलर्स नाम से ही जाहिर है, अगर आप कोई कलर यूज़ करना चाहते हो तो वेब लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी है, कलर कोड आप यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें भी कलर कोड्स ही यूज़ होते हैं। इसमें आप डिफाइन कर दोगे कलर का नाम और आगे उसका कोड, फिर जब भी आपको चाहिए अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ उसके नाम से उसको गेट करो, कोड वो खुद उठाएगा। फिर हम देख लेते हैं। देखिए उसने नेम डिफाइन किया कलर प्राइमरी और आगे कलर कोड दिया हुआ। अच्छा, वेब लैंग्वेज में आप लोगों को इतना क्लियर होगा कि जो टैग ओपन करोगे उसको क्लोज करना जरूरी है। ये भी XML वेब लैंग्वेज का ये एक हिस्सा है। इसमें देखो रिसोर्सेज ओपन हुआ है, रिसोर्सेज क्लोज हुआ है, कलर ओपन हुआ है, कलर क्लोज हुआ है। तो इस सीक्वेंस से ही हम लोग चलेंगे। इसके बाद स्ट्रिंग्स में आ जाते हैं। स्ट्रिंग्स आप लोगों को पता है क्या होती हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर है, कोई एक वेरिएबल है, वैसे स्ट्रिंग्स भी हैं। तो कोई स्टैटिक स्ट्रिंग आपने डिफाइन करनी है, जैसे आपकी एप्लीकेशन का नेम हो गया, तो वो आप लोग यहाँ आगे डिफाइन करोगे। जो नॉर्मल अपनी कोड में आपने यूज़ करनी है वो उसी क्लास में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर स्टैटिक स्ट्रिंग्स डिफाइन होती हैं। जैसे अगर आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ स्क्रीन्स हैं, उसके टॉप पर आप अपना एप्लीकेशन नेम डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो आप वहीं पर भी उसका नाम डिफाइन करके डिस्प्ले करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्टैटिकली आप डिक्लेयर करके हर जगह इसको पॉइंट आउट कर दो कि यहाँ से नेम उठाना है। कल को आप चेंज करना चाहो, सिर्फ आपको एक जगह आके चेंज करना है, वो हर जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह स्टाइल्स भी हैं कि आप जितने भी स्टाइल्स डिफाइन करना चाहते हैं इसके लिए वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। कलर प्राइमरी डार्क एक्सेप्ट, ये जो है कलर्स हैं जो आपके इस थीम स्टाइल पे लगेंगे। इसको भी आगे हम स्टडी करेंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है। जी, कौन सा? डायमेंशंस के नाम से। डायमेंशंस में देखो आप लोग डिज़ाइन में भी जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग देखेंगे हर चीज़ को एक विड्थ और एक हाइट दी जाएगी। बटन है, उसकी कितनी विड्थ हो, कितनी हाइट हो। एक इमेज ले रहे हो, कितनी विड्थ हो, कितनी हाइट हो। डायमेंशंस में उसकी विड्थ और हाइट के लिए आपने कोई आप जैसे पिक्सल्स लेते हो फोटोशॉप में, px पिक्सल हो गया, इस तरीके से इसमें मुख्तलिफ जो है आपके पास यूनिट्स आप कह सकते हो, वेब में भी होते हैं। इसमें आपके पास डेंसिटी पिक्सल है, DIP है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, px है पिक्सल्स, और SP है स्क्रीन पिक्सल। मुख्तलिफ चीज़ें ये आगे हम लोग डिज़ाइन में स्टडी करेंगे। उसके भी यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ आप स्टैटिक डिफाइन कर सकते हो और फिर यूज़ करो। कहीं भी आपने डिज़ाइन छोटा बड़ा करना है, यहाँ से चेंज करो तो सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जावा रह गया था हमसे, जावा आप देख लो। जावा में हमारे पास 3 पैकेजेस हैं। सेकंड के आगे आप देखो एंड्रॉयड टेस्ट लिखा हुआ है, थर्ड के साथ टेस्ट लिखा हुआ है। ये एंड्रॉयड के अपने ये पैकेजेस हैं, इसमें आप लोगों ने काम नहीं करना। फर्स्ट वाले में आप लोगों ने अपना सारा कोड रखना है, जितना भी आपने एक्टिविटीज़ का कोड है, जावा का कोड है, वो यहाँ रखना। अब जो मेन एक्टिविटी हम लोगों ने जावा क्लास बनाई थी वो यहाँ पर देखो पड़ी हुई, ठीक है। डबल क्लिक किया, ये हमारे सामने ओपन होंगे। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा डिज़ाइन फाइल बनाना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से कोड स्टार्ट किया जाए, क्या किया जाए। अच्छा, सबसे पहले आप लोग जब भी कोई ऐप डिज़ाइन करोगे, बनाओगे, डेवलप करोगे, तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन ही बनाओगे।
उसका फ्रंट लुक होगा तब उसमें फंक्शनैलिटी आप डाल सकोगे। तो हम लोग डिज़ाइन से स्टार्ट लेते हैं, रिसोर्सेज, लेआउट। लेआउट में डिज़ाइन फाइल के नाम से हमारी एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अभी एक डिज़ाइन फाइल ये है, एक हम लोग न्यू लेना चाहते हैं, अगर कोई और हम लेना चाहें डिज़ाइन फाइल, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके सिंपली न्यू में जाकर आप लेआउट रिसोर्स फाइल ले सकते हो। डिज़ाइन फाइल्स आप जितनी भी लो वो एक्टिविटी कभी भी कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि वो सिंपल डिज़ाइन फाइल है। इसी तरीके से आप जितनी भी जावा फाइल्स ले लो वो एक्टिविटी कंसिडर नहीं होगी, तब तक वो एक्टिविटी नहीं बन सकती जब एक डिज़ाइन फाइल के साथ कोई जावा फाइल लग ना जाए और वो मैनिफेस्ट में डिफाइन ना हो जाए, ठीक है। मैनिफेस्ट में उसका डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो एक हम लोग यहाँ पर सिंपली लेआउट रिसोर्स फाइल ले लेते हैं। फाइल का नाम हम क्या लिखते हैं, design2। तो एक और देखो हमारे पास इसमें इंक्लूड होगी लेआउट में design2 के नाम से एक और फाइल आ गई। इसके टेक्स्ट में आते हैं, नीचे देखो आपके पास टॉगलिंग में दो व्यूज़ हैं, एक डिज़ाइन व्यू है और एक टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू में आप कंप्लीट कस्टम कोड खुद हाथ से लिखते हो, डिज़ाइन व्यू में आपके पास ड्रैग ड्रॉप आ जाते हैं, विजेट्स आ जाती हैं, सही है। आप यहाँ से इजीली हर चीज़, जो चीज़ चाहिए ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो 25 API आई है उसमें ये एक लेटेस्ट चीज़ आई है जो टॉप पे मेंशन है। इसको हम लोगों ने बाद में करना था बेसिकली, इसलिए मैंने न्यू डिज़ाइन फाइल आपको स्टार्ट करके दी। जब आपके पास न्यू डिज़ाइन फाइल आती है तो उसमें आपको इस तरीके से एक लेआउट दी होती है, लीनियर लेआउट, ठीक है। आज हमारा काम यही है कि हम लोग लीनियर लेआउट को स्टडी करेंगे कि लीनियर लेआउट होती क्या है, सही है। लेआउट मुख्तलिफ किस्म की हैं, जो मेन दो सबसे बड़ी लेआउट्स हैं और कॉमनली यूज होती हैं वो लीनियर लेआउट है और रिलेटिव लेआउट है, ठीक है। लीनियर और रिलेटिव लेआउट। अभी इसका कोड हम लोग देख लेते हैं। सबसे टॉप पर जो लाइन है ये इसकी लेआउट फाइल को पहचानने के लिए इसने एक कोड लिखा हुआ है, XML वर्जन 1 इनकोडिंग वगैरह, जो आप लोगों ने वेब में भी देखी होगी, सही है। हमारा जो बेसिक काम स्टार्ट होता है वो लेआउट से स्टार्ट होता है, सही है, यहाँ से। अच्छा, इसमें यह है कि हम लोग कोई बटन लेंगे या लेआउट लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो वो एक विंडो के तौर पर कंसिडर होती है। उसकी एक विड्थ होगी, एक हाइट होगी, सही है। तो अभी हमारी स्क्रीन में सबसे टॉप पर क्या है, लीनियर लेआउट, सही है। ये लीनियर लेआउट आप ये कंसिडर कर सकते हो कि अभी हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर एक हमने जगह बनानी है, कमरा एक बनाना है, उसके अंदर हम चीज़ें रखेंगे, एक डैशबोर्ड हमने बनाना। तो हम लोगों ने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया लीनियर लेआउट, जो एज ए सजेशन उसने दिया। जो सबसे टॉप पर लेआउट होगी उसमें एक ये लाइन ऑफ कोड इसका बिल्ट इन आएगा लेआउट को पहचानने के लिए। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो आपकी डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अब ये एक लेआउट इसने लिए, इसमें देखो विड्थ दी है, हाइट दी है। तीसरा टाइप भी हम लोग निकाल लेते हैं। विड्थ और हाइट दी है, ये देना बहुत लाजमी था जब लेआउट आपने लिए। अब सबसे पहली इस डिज़ाइन फाइल में लेआउट हमारे पास लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट से ऊपर क्या है, कोई लेआउट नहीं है, ठीक है। XML कोड वो उसको हटाकर कोई लेआउट हमारे पास नहीं है। इससे ऊपर स्क्रीन है, जो मोबाइल की स्क्रीन है। तो हमने लीनियर लेआउट की विड्थ में क्या कहा है, मैच पेरेंट। इसका पेरेंट कौन है, स्क्रीन है। ये विड्थ कितनी ले लेगा, जितनी इसकी स्क्रीन के पास विड्थ है ये उतनी ले लेगा, कंप्लीट स्क्रीन इसने ले लेगी। सेम इसी तरीके से हाइट इसको हमने कहा है मैच पेरेंट, तो जितनी पेरेंट के पास हाइट है, जितनी स्क्रीन की हाइट है, ये कंप्लीटली ले लेगा, ठीक है। बता दो। अच्छा, अब लीनियर लेआउट में ये है कि जब आप लोग कोई चीज़ लेना स्टार्ट करोगे, ठीक है, एक ये भी बड़ा हुआ है, एक सिंपली हम मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे बना लेते हैं।
विजिबल है पीछे से? चलो हो जाएगा। अरे जो आपने बोला लीनियर से सही। एक स्क्रीन है आपके मोबाइल की, ठीक है, उस स्क्रीन को कैप्चर करना है। सबसे पहले आपने उस पर आप लोगों ने अथॉरिटी जमानी है, पहले उसको कैप्चर करना है, फिर उसके अंदर आपने बटन और सारी चीजें लगानी है, ठीक है। तो उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग एक लेआउट यूज कर रहे हैं, लीनियर लेआउट। वो पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगी, फिर उसके अंदर चीजें लग सकेंगी, ठीक है। सेम इसी तरह जैसे लीनियर लेआउट फैली है, रिलेटिव लेआउट भी फैलती है, सही है। रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट फिर कॉन्फ्लिक्ट इनमें कहाँ आता है, कहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ साथ साथ। अब जी जी मेरे पास बाय डिफॉल्ट ये रिलेटिव खुल गई है आपके पास, ठीक है, कोई बात लीनियर नहीं। आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपको चेंज करके बताता हूँ। हमारे पास लीनियर खुली है, हम इसको रिलेटिव कर देंगे, ठीक है। फिर आपको बताता हूँ कैसे इसको चेंज करेंगे। अच्छा, ये एक स्क्रीन है हमारे पास मोबाइल की। सिंपली इस स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए इसमें डायरेक्टली आप बटन वगैरह नहीं रख सकते, आपको सबसे पहले कैप्चर करना पड़ता है। इसको कैप्चर करने के लिए हम लोग एक लेआउट ले लेंगे, लेट्स सपोज लीनियर लेआउट। दो किस्म की लेआउट है, एक रिलेटिव है, एक लीनियर है। इनमें बेसिक फर्क ये है कि जब आप रिलेटिव लेआउट लोगे वो स्क्रीन कैप्चर कर लेगी, फिर जब आप ड्रैग ड्रॉप मूड में जाओगे अपना डिजाइन आप बटन पेस्ट करने के लिए, तो जब ड्रैग ड्रॉप जहां पर रखोगे वहीं पर बटन आ जाएगा। अगर आपने ड्रैग करके मिड में किया वो मिड में आएगा, आपने ऊपर किया वो ऊपर आएगा। लेकिन लीनियर लेआउट में ये चीज नहीं होती। लीनियर लेआउट में आप रखोगे वो लाइन में सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा, आप दूसरा लाओगे वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। जितनी उसको जगह है उस हिसाब से ये एक लाइन में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो लीनियर लेआउट हमेशा डायरेक्शन फॉलो करती है। आपने एक बटन लिया, आपके बटन है, आपने बटन यहां पर रख दिया, ठीक है। और लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन हमेशा दी जाती है। ओरिएंटेशन कहती है कि उसका फ्लो किस साइड पे होगा, वो हॉरिजॉन्टल जाएगी या वर्टिकली आएगी। वर्टिकली अप डाउन और हॉरिजॉन्टली जो है एक रो वाइज। ओरिएंटेशन अगर आपने हॉरिजॉन्टल ले ली तो वो ऐसे जाएगी, वर्टिकल ले ली तो वो ऐसे जाएगी। अब इस चीज का क्या मतलब, अभी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हमारे पास, इसमें ओरिएंटेशन मैंने टैग में डाल दिया। अगर हम यहाँ पर ओरिएंटेशन टैग डाल दें और उसको हॉरिजॉन्टल ले लें, फिर हम लोग जब बटन डालेंगे तो फर्स्ट बटन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और सेकंड बटन आप जब इस स्क्रीन पे पेस्ट करोगे तो वो इसके आगे आ जाएगा, क्योंकि इसने किस तरह जाना है, इस फ्लो में जाना है, ठीक है। तीसरा बटन जब डालोगे अगर जगह हुई तो इसके आगे आएगा, चौथा बटन डालोगे तो वो आगे जाता जाएगा, ये स्क्रीन गायब हो जाएगी, नीचे वाली जगह वो ऑक्युपाई करेगा ही नहीं। अगर आपने इसको वर्टिकल ले लिया तो यही बटन एक यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा चौथा, स्क्रीन भर जाएगी, ये जगह वो कभी ऑक्युपाई नहीं करेगा, ठीक है। इसको यूज कैसे करेंगे इन जगह को, आगे इस पे हम काम कैसे करेंगे, ये मैं आपको फिर आगे सिखाता हूँ कि कैसे इसको करेंगे। एक स्क्रीन में मल्टीपल लीनियर लेआउट्स हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे ही इसको हम चलाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कर रहा है, अब हमने जो फर्स्ट बटन लिया हुआ है उसकी जगह पर भी हम लीनियर लेआउट ले लेंगे, फिर उसको वर्टिकली कर देंगे, हॉरिजॉन्टली करना है उसको, ऐसे हम लोग चलाएंगे। कंप्लीट डिजाइन अभी बनाते हैं, फिर आप लोगों को समझ पड़ जाएगी। अब इसमें हम लोग टैग लगा देते हैं ओरिएंटेशन का, ठीक है। ओरिएंटेशन इसको हम दे देते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हमने ले लिया। अब डिजाइन फाइल में आते हैं और हम लोग इसमें बटन एक पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक बटन आ गया, दूसरा बटन पेस्ट कर देते हैं। तो आप स्क्रीन में देखो हॉरिजॉन्टली दो बटन आ गए हमारे पास। इस तरीके से अगर आप तीसरा बटन ले आओगे तो वो भी इन्हीं के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आता। चाहे मैं ड्रैग ड्रॉप नीचे करना भी चाहूँ वो नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। और यहीं पर आकर अगर आप इसको वर्टिकली डिफाइन कर दो
ठीक है, लेट्स सपोज जैसे अभी हमने वर्टिकल ले लिया, अब बटन हम लगाते हैं, इसके आगे रखना चाहते हैं लेकिन वो आगे नहीं आता, वो नीचे जाता जाएगा। ठीक है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ये रोल होता है। अब इसमें हम लोग एक डिजाइन बनाना चाहेंगे, जैसे कि डिजाइन हम ये बनाते हैं कि यहां पर हम लोग एक डिस्प्ले के लिए कोई एक विंडो टाइप ले लें। ठीक है, सारी होती बेसिकली इसमें विंडोज ही हैं। किसी को बटन का नाम दे दिया गया है, किसी को एडिट टेक्स्ट का, किसी को टेक्स्ट व्यू का। टेक्स्ट व्यू हमारे पास वो चीज़ है जिसमें आप सिर्फ डिस्प्ले करवा सकते हो टेक्स्ट को, उसमें से गेट नहीं कर सकते, यूजर उसमें इनपुट नहीं दे सकता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू बेसिकली ले लेंगे, उसको विड्थ और हाइट दे देंगे तो वो अपनी जगह पकड़ लेगा। उसके बाद उसमें एक यूज होती है, हर एक विंडो की अपनी एक आईडी होती है, नेम होता है, जिससे हम जावा कोड में उसको कंट्रोल करेंगे। जावा कोड में हम चाहते हैं कि इसमें टेक्स्ट लगाएं तो उसको बताएंगे कि ये नेम है, उसका ये आईडी है, इसमें जाकर आप टेक्स्ट लगा दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक टेक्स्ट व्यू ले लेंगे और यहां पर नीचे एक बटन ले लेंगे। ठीक है, बटन को भी इसी तरीके से हम लोग आईडी दे देंगे, विड्थ दे देंगे, हाइट दे देंगे और उसके बाद जब इस पे क्लिक होगा इसका क्लिक लिसनर बनाएंगे। एक फंक्शन होगा क्लिक लिसनर के नाम से, तो ये अपने नाम से ही जाहिर है क्लिक लिसनर, जो क्लिक हो रहा है उसको ये सुन रहा है। ठीक है, जब इस पे क्लिक होगा वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब इस पे क्लिक होगा तो हम इसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट लगा देंगे। पहले हम लोग प्रीडिफाइंड टेक्स्ट रखते हैं कि प्रीडिफाइंड टेक्स्ट इसमें कैसे रखा जाएगा, फिर बटन के ऊपर क्लिक पे हम इसको चेंज कैसे करेंगे, फिर थर्ड स्टेप में हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट ले लेंगे जिसमें यूजर इनपुट कर सके, कीबोर्ड के थ्रू, इसका जो कीबोर्ड होता है हमारे मोबाइल का, उसके थ्रू वो एंटर कर सके, उससे गेट करें और नीचे दूसरे टेक्स्ट व्यू में हम डिस्प्ले करवा सके। ये छोटी सी एक एक्सरसाइज हम कर लेंगे। अच्छा, ड्रैग ड्रॉप हमने किया, आपने देखा यहाँ पर उसने 4 बटन ऐड कर दिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐड कर दिए। अब हम स्क्रीन को देखें तो हमें टॉप पर क्या चाहिए, एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। ठीक है, स्क्रीन सबसे पहले हम लोग बोर्ड में बना लिया करेंगे, फिर उसी को डिजाइन करा करेंगे यहाँ एंड्रॉयड में। अभी हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिकली अभी वर्टिकल ही लेआउट चाहिए, क्योंकि एक टॉप पर होगा व्यू, एक नीचे होगा व्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत से हमारे पास विजेट्स आ रहे हैं, टेक्स्ट लॉग, टेक्स्ट स्विच, टेक्स्ट व्यू, तो मुख्तलिफ विजेट्स हैं। इंटेलिजेंट डिवाइस है, हमें ज़्यादा टाइपिंग इसमें नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा टाइप करो, बाकी हिंट वो खुद दे देता है। टेक्स्ट व्यू सेलेक्ट कर लो, 2 चीज़ें जो इसमें कंपलसरी हैं वो उसने खुद इंक्लूड कर दी और आपको कहता है कि उसमें आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें देखो आप लोग कि एक मैच पेरेंट है, एक रैप कंटेंट है और तीसरा जो फिल पेरेंट है उसके ऊपर उसने एप्लीकेटेड का निशान लगा दिया। एप्लीकेटेड का मतलब ये होता है कि इस बार आप इसमें काम कर सकते हो, जो नई एपीआई आएगी उसमें ये चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, एप्लीकेटेड ये चीज़ें होती हैं। अब मैच पेरेंट हमने देख लिया था कि मैच पेरेंट क्या होता है। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि आपका जो पेरेंट आ रहा है उसके पास जितनी जगह है वो ले लो। अगर इसके विड्थ को आप कहते हो मैच पेरेंट, तो हमारे पास इसके पेरेंट में कितनी जगह है, ये कंप्लीट स्क्रीन है हमारे पास, ये कंप्लीट स्क्रीन पे विड्थ ले लेगा। अगर आप फिर इसकी हाइट में मैच पेरेंट दे दो तो ये कंप्लीट नीचे भी स्क्रीन ले लेगा, सारी स्क्रीन पे फैल जाएगा। रैप कंटेंट का क्या मतलब है, रैप कंटेंट का मतलब है कि जितनी एरिया आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही लो। मतलब आपने इसमें टेक्स्ट साइज दे दिया है कि वो इतनी स्क्रीन ले, इतनी ही उसकी विंडो बनेगी, वो इससे ज़्यादा बाहर जगह नहीं लेगा। जब उसका टेक्स्ट ज़्यादा हो जाएगा वो ज़्यादा जगह लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आती है आप प्री डिफाइंड खुद वैल्यूज दे दो। जैसे डायमेंशंस, एक आपने बताया था डायमेंशंस का एक और फोल्डर पड़ा, डायमेंशंस में आप देखो तो डीपी और एक्सपी इस तरह की चीज़ें पड़ी होंगी, तो यहाँ पर आप वो डिफाइन कर सकते हो। तो अभी इसमें हम लोग खुद से डिफाइन कर देते हैं एक साइज, जैसे इसको साइज दे दिया हमने 50 dp डेंसिटी पिक्सल। तो
स्क्रीन पे आप यहाँ देखो 3 डॉट बन गए, ये 50 dp का एरिया, ठीक है। थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं इसको, dp इसकी विड्थ हो गई। इसको कुछ ना कुछ हाइट दे देते हैं ताकि ये नजर आने लग पड़े। अब इसने विड्थ ले लिया, रो वाइज एरिया ले लिया, इसको हाइट हम लोग दे देते हैं 100 dp, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 100 dp का इसने ये एरिया सेलेक्ट कर चुका है, लेकिन ये बिल्कुल शुरू में, इसको आप आगे भी कर सकते हो, नीचे, जिस तरह से आप करना चाहो कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने आगे करना है थोड़ा सा, तो हम लोग इसका लेफ्ट से मार्जिन ले लेंगे कि लेफ्ट से आपने इतना मार्जिन, मार्जिन का पता है आप सबको, पैडिंग का पता है, क्या फर्क है मार्जिन और पैडिंग में? बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान, आप बताओ। बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में पैडिंग होती है, डिफरेंस उसका वो पैडिंग कहलाता है। अच्छा, जो टेक्स्ट लिया है और जो बॉर्डर है, बॉर्डर और दोनों के दरमियान में गैप जो देना वो हमारी पैडिंग होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। तो 2 अभी तक प्रॉपर्टीज आपने देखी हैं, सॉरी 3, एक ओरिएंटेशन देख चुके हो, विड्थ और हाइट देख चुके हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन सिर्फ लीनियर लेआउट में होती है, बाकी चीज़ों में नहीं। जो कॉमन है वो है विड्थ और हाइट, ये कॉमन है। अब टेक्स्ट व्यू है, इसमें टेक्स्ट लगाना है, तो एक टेक्स्ट टैग है, प्रॉपर्टी है, वो आप यूज़ करते हुए इसमें टेक्स्ट लगा सकते हो। जैसे कि हो गया ये टेक्स्ट, ठीक है। अब जो भी आप इसमें लिखोगे वो स्क्रीन पे नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, माय फर्स्ट टेक्स्ट व्यू, लेकिन बहुत छोटा नजर आ रहा है। इसका साइज भी आप कंट्रोल कर सकते हो, फिर इसको बोल्ड भी कर सकते हो, हर चीज इसमें हो सकती है। तो इसमें एक और टैग हम लोग देख लेते हैं, इसका साइज बड़ा कर देते हैं। साइज बड़ा करने के लिए हमारे पास टैग है टेक्स्ट साइज, ठीक है। आप सिंपली साइज लिखो, वो हिंट दे देता है टेक्स्ट साइज। अब इसमें साइज आप डिफाइन कर लो, जैसे हमने विड्थ और हाइट में डीपी सेलेक्ट किया था, इसमें भी हम डीपी डेंसिटी पिक्सल को दे सकते हैं। अब ये डीपी क्या है, पिक्सल क्या है, ये आप लोग थोड़ा सा इस पे होमवर्क कर लो, ठीक है। आज जाओ डीपी सर्च करो, पिक्सल सर्च करो, मैं लिख दूंगा सामने कि क्या क्या सर्च करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करो, फिर कल आके मुझे बताओ कि इसमें हमने ये सर्च किया कि ये चीज़ होती है। आपको तब भी समझ नहीं आती, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, इसका साइज अभी हम लोग दे देते हैं 25 dp। अब देखिए उसका साइज बड़ा हो गया, अब जरा विजिबिलिटी उसकी अच्छी हो गई, नजर आने लग पड़ा हमें। अच्छा, हम आए थे पैडिंग और मार्जिन की तरफ कि पैडिंग का क्या रोल होता है और मार्जिन का क्या रोल होता है। पैडिंग हमारे पास जो हमने विंडो सेलेक्ट की हुई है उसके इनसाइड का एरिया, ठीक है। अगर आपने अंदर कोई स्पेस लेनी है तो आप पैडिंग लोगे। जिस तरह अब ये टेक्स्ट व्यू है, हमारी जो ये ब्लू विंडो है ये टेक्स्ट व्यू की विंडो है। अगर हम पैडिंग लेंगे तो ये माय फर्स्ट टेक्स्ट व्यू ये आगे हो जाएगा, लेफ्ट से अगर पैडिंग ले ली। अगर आप लोगे मार्जिन तो ये कंप्लीट विंडो जो है ये आगे हो जाएगी, ठीक है। दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मार्जिन। मार्जिन लेफ्ट पर भी लिया जाता है, टॉप पर भी, बॉटम में भी, हर जगह। और सिंपल अगर आप मार्जिन ले लो वो चारों साइड से ले लेगा। मार्जिन लेफ्ट हम ले लेते हैं 20 dp। आगे हो गया, थोड़ा सा मजीद आगे करना है, ठीक है, काफी आगे हो गया। तो ये मार्जिन का रोल था। अब हमारी जो विंडो का साइज है वो ये हो गया, और माय फर्स्ट टेक्स्ट व्यू अभी भी इस विंडो के साथ जुड़ा हुआ है, जहां से इसकी विड्थ स्टार्ट होती है वहां पर ये जुड़ा हुआ है। अब इसको अगर हम मजीद आगे करना चाहते हैं तब हम लोग लेंगे पैडिंग। पैडिंग ले लो लेफ्ट से 50 dp या 10 dp। तो देखो अब टेक्स्ट व्यू आगे होना स्टार्ट हो गया। तो ये मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस, ठीक है। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ व्यूज होंगे, फिर आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। अच्छा, सेम इसी तरह जिस तरह मार्जिन और पैडिंग था, हमारे पास आता है ग्रेविटी भी। ग्रेविटी टैग हमारे पास क्या करता है, कंप्लीट विंडो को या उसके अंदर के टेक्स्ट को मिड में करना है, स्टार्ट में करना है, बॉटम में करना है, आप कर सकते हो। इसमें तो आप खुद डिफाइन करते हो ना कि इतना आप आगे हो जाओ, इतना आप पीछे हो जाओ। उसमें आप सिर्फ उसको रेंज बताते हो।
जैसे कि हम लोग ले लेते हैं इसमें ग्रेविटी। अब ग्रेविटी में आप देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा टैग्स नज़र आ रहे हैं। एक सेंटर है, एक सेंटर वर्टिकल है, एक बॉटम है, इसी तरीके से सेंटर हॉरिजॉन्टल है। अगर इसको सेंटर कर देंगे तो ये कंप्लीटली मिड में आ जाएगा, ठीक है। सेंटर वर्टिकल कर दोगे तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, यहाँ शुरू। अगर इसको हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो ये ऊपर इस तरीके से रहेगा। तो आप इसमें मुख्तलिफ ट्राई करना, देखना कि क्या इफेक्ट नज़र आता है आपको। अभी हम इसको सेंटर करते हैं, देखो मिड में आ गया, ठीक है। टेक्स्ट व्यू हम मिड में लाना चाहते थे, मिड में हमारा टेक्स्ट व्यू आ गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो विंडो है ब्लू कलर की ये मिड में आए। तो ये किसके अंदर आ रही है? लीनियर लेआउट के। अगर हम लीनियर लेआउट को ग्रेविटी दे दें तो ये मिड में चला जाएगा, चला गया मिड में, ठीक है। या इसको अगर आप दे दो सेंटर हॉरिजॉन्टल तो वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में नहीं गया, सही। तो ये इसमें चेंजेस है मुख्तलिफ, आप लोग ट्राई करना। आप लोगों को डिजाइन में और चीजें सीखने को मिलेंगी। कहीं फंस जाओ तो मुझसे साथ साथ पूछते रहना। अब ये डिजाइन एग्जैक्टली उस तरह नजर आ रहा है जो हम लोगों ने वहां पर एक थोड़ा सा बनाया हुआ है। टेक्स्ट व्यू हम ले चुके हैं, अब नीचे हमने लेना है बटन, सही है। अच्छा, एक टैग इसमें हमने मिसिंग कर दिया है आईडी का। इसमें आईडी हम मेंशन कर देते हैं। आईडी मेंशन करने का ये तरीका है @ID/, ये खुद ब खुद आपके लिए ले आता है। सिर्फ आप आईडी लिखो, ये कंप्लीट टैग आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। अब इसकी आईडी आप क्या रखना चाहते हो? जिस तरह से फर्स्ट है हमारा, इसको हम लोग डिस्प्ले का नाम दे देते हैं, डिस्प्ले, सही। सिंपली कोई भी नाम रख सकते हो, XYZ। इसके बाद सेकंड थिंग हमने लेनी है बटन। अच्छा सॉरी, आप कह रहे थे रिलेटिव लेआउट का क्या नाम है आपका? सही है। रिलेटिव लेआउट आप यहाँ से कैसे चेंज करोगे? इस पर डबल क्लिक करो, सही है। इसको हम कर देते हैं रिलेटिव लेआउट। देखो RE मैंने लिखा, सामने टॉप पर आ गया रिलेटिव लेआउट। एंटर किया, ये टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ खत्म हुआ था, उसने चेंज कर दिया दोनों को। अब ये हो गया हमारे पास रिलेटिव में, ठीक है। रिलेटिव में आप देखो हमारे पास जब टेक्स्ट व्यू आया, इसको पकड़ के अगर आप कहीं और हिलाना चाहो तो हिल गया। ये चीज़ हमारे पास लीनियर लेआउट में नहीं होती, आप जहाँ लगाते थे वहीं पे लगता। रिलेटिव लेआउट आपको ये अथॉरिटी देती है। वापस आ जाओ, आप इसको कर दो लीनियर लेआउट, वो वापस शुरू में चला गया। जब आपने रिलेटिव लेआउट यूज़ किया, आप देखो जो टेक्स्ट व्यू हमने बनाया था उसकी प्रॉपर्टीज में कितनी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो गई। इसकी प्रॉपर्टीज में देखो, अलाइन पेरेंट बॉटम ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये सारे टैग नए ऐड हुए। ये रिलेटिव लेआउट खुद जो है उसको ऐड करती जाती है और आपके लिए बनाती रहती है। फिलहाल हम लोग दोनों को यूज करना सीखेंगे। जब ये एक खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर किसको यूज किया जाता है। ठीक है, आप जो है लीनियर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। टॉप पे लीनियर कर दें, आपके सारी लेआउट लीनियर में हो जाएगी। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक बटन, ठीक है। बटन की विड्थ कितनी होनी चाहिए? विड्थ इसको इस बार हम लोग कर देते हैं रैप कंटेंट। हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट आप डिफाइन कर दो 60 dB। तो ये एक बटन आपके सामने आ गया, लेकिन बटन के अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा हो। हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, बटन के अंदर टेक्स्ट होगा सबमिट का ऑप्शन, सबमिट हमने लिख दिया, ठीक है। सबमिट का एक बटन बन गया। अब आप देख रहे हो कि इसकी विड्थ हमने दी हुई है रैप कंटेंट। अगर आप इसके अंदर मजीद डेटा लिखते जाओ तो वो अपनी विड्थ बड़ी करता जा रहा है, वो रैप करता जा रहा है जितना उसको एरिया रिक्वायर्ड है। कंटेंट उसके अंदर जितना भी होगा उसकी डेंसिटी रैप करता जाएगा। सबमिट का बटन आ गया। अब सबमिट का बटन बहुत ज्यादा उसके साथ जुड़ा हुआ है, हम चाहते हैं थोड़ा नीचे आ जाए। उसको मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन टॉप पे दे दो, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन टॉप से आप दे दो 100 dB, ये नीचे हो गया काफी, सही है। तो ये एक स्क्रीन हमारे पास बन गई, ठीक है। ये अभी बनी हुई है डिजाइन 2 में। हमारे पास एक और डिजाइन भी अवेलेबल है डिजाइन के नाम से, जो फर्स्ट उसने बना कर दिया था।
अब ये डिज़ाइन फाइल हमारे पास बन गई, लेकिन ये किसी एक्टिविटी के साथ लिंक नहीं हुई है, ये ऐसे ही पड़ी हुई है। तो हमारे पास एक एक्टिविटी ऑलरेडी पड़ी हुई है मेन एक्टिविटी के नाम से, हम उसके साथ इसको लगा सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, उसके साथ जो अपना डिज़ाइन है उसको हटा सकते हैं। अब हम आएंगे जावा के कोड में, इसको देखने के लिए। जावा के कोड में सबसे टॉप पर पैकेज नेम होगा जो आपकी एप्लीकेशन का नाम शुरू में बिल्ड किया गया, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपोर्ट्स होंगी, आप जो लाइब्रेरीज यूज़ करना स्टार्ट करोगे, जैसे आप सी आउट की लाइब्रेरी प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हो, मुख्तलिफ चीज़ें, तो वो यहाँ पर खुद ब खुद इम्पोर्ट करता जाएगा जो भी रिक्वायर्ड हो। इसके नीचे एक क्लास ये बना लेगा। आपको पता है क्योंकि जावा और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है एंड्रॉयड, तो क्लासेस हैं, इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया। तो क्लास बना ली। सबसे पहली क्लास जो है हमारी वो मेन एक्टिविटी के नाम से है और वो एक्सटेंड करती है अपने आप को ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। आप लोगों ने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, एक क्लास से दूसरे में इनहेरिट हो जाती है, ये सारी चीज़ें। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एक डिज़ाइनिंग इसमें कंटेंट्स पड़े होते हैं, जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू ले लिया, ये चीज़ें ले ली, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऐप कॉन्टैक्ट से इसने अपने आप को एक्सटेंड कर दिया। इसमें बहुत सी है, साथ साथ हम करेंगे। फिलहाल ये प्रीडिफाइंड कोड है, इसको आप लोगों ने चेंज नहीं करना। इसके अंदर एक फंक्शन है हमारे पास ऑन क्रिएट का। कल हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था एक्टिविटी का लाइफ साइकिल। ये जब एक्टिविटी बनती है तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन रन होता है? ऑन क्रिएट। तो ऑन क्रिएट का फंक्शन उन्होंने दिया है। इसके अलावा अगर आप और फंक्शंस यूज़ करना चाहते हो तो वो आप खुद से ले सकते हो, तो वो नंबर वाइज रन होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये सबसे बेसिक फंक्शन है, आप सारा कोड इसमें करो, सबसे पहले रन हो जाएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। ऑन क्रिएट का फंक्शन हो गया। एक और इसने टैग ले लिया फंक्शन के अंदर। अगर आपको कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, कुछ पैरामीटर्स आपको चाहिए, तो आप उसकी जब फंक्शन डिफाइन करते हो उसकी ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दो, ठीक है। हर एक चीज़ की एक डेटा टाइप होती है। आप स्ट्रिंग ले रहे हो वेरिएबल, उसका एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग। इसी तरीके से इंटीजर है, एरेज है आपके पास, बहुत सी चीज़ें। आप जब डेटाबेस से वैल्यू निकालोगे उसके लिए डेटा टाइप कर्सर की है, कर्सर में वो डेटा रखा जाएगा। इसी तरीके से जब ऑन क्रिएट हो रहा है, एक नई एक्टिविटी आ रही है, तो उसके लिए उसने बंडल ले लिया। ये मुख्तलिफ जो है अब आपके पास चीज़ें आएंगी, ये एक नई डेटा टाइप, ठीक है, बंडल की। इसमें ये सारा डेटा रिसीव करता है कि कौन सी एक्टिविटी बनानी है, किसके लिए बनानी है, सारी डिटेल इसमें इसके पास होती है। ये सारे प्री डिफाइंड कोड है जो आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे, इसमें आप लोग हाथ नहीं मारोगे, ठीक है। वैसे ही सिर्फ इसको नज़र में रखोगे क्या चीज़ है, इसलिए इसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बंडल में देखो, आपको कोई भी फंक्शन रन होता है तो उसमें जब आप ब्रैकेट्स के अंदर कोई पैरामीटर देते हो तो बंडल में या इसमें तो बंडल है, आप कोई भी वेरिएबल लेते हो तो वो आपको उस फंक्शन में रिक्वायर्ड होता है वो चीज़। तो ये एक फंक्शन है सिंपल ऑन क्रिएट का, हर एक एक्टिविटी में, हर एप्लीकेशन में होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि उसने इसमें क्या काम करना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इसको इंस्टेंट भेजेगा बंडल का, आपका जितना काम होगा वो बंडल के अंदर जाएगा और वापस रिटर्न हो जाएगा। तो आप इसको एज अ क्लास देखो, आप क्लास का इसको एक इंस्टेंट भी कंसीडर कर सकते हो, इसको आप एक फंक्शन का एक वेरिएबल टाइप भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो इसको कि ये है क्या चीज़ बेसिकली, तो कंट्रोल दबाओ और इसके ऊपर होवर ले जाओ, क्लिक करो, तो ये कंप्लीट देखो आपके सामने इसने क्लास खोल कर रख दी कि कौन सी क्लास है। इस क्लास में आप चेंजेस नहीं कर सकते, देखो मैं चेंजेस करता हूँ मुझे वो रोक देता है क्योंकि ये बिल्ट इन क्लास है। आपको इस तरह मैंने कहा इसमें आप लोगों ने चेंजेस नहीं करनी, हाथ नहीं मारना, ये उसकी बिल्ट इन क्लासेस है, इसमें आप लोग चेंज नहीं करोगे। ओपन सोर्स लैंग्वेज है, वो आपको वार्निंग देता है, रोकता है, आप इसको एडिट करके बीच में जा सकते हो कि यार मैं खुद चेंज करना चाहता हूँ, फिर आप जा सकते हो। लेकिन कुछ मसला आ गया तो वो आपकी लाइब्रेरीज पहचानेगा नहीं, आपकी एप्लीकेशन नहीं काम करेगी। अब जो कोड हमारा स्टार्ट होता है बेसिक, वो इस लाइन से होता है, सेट कंटेंट व्यू से। सेट कंटेंट व्यू में क्या है कि हमारे पास जब ऑन क्रिएट का एक फंक्शन बन गया तो उसमें उसने बताना है कि ये तो हमारे पास जावा एक्टिविटी आ गई, जावा क्लास आ गई, इस जावा क्लास के साथ कौन सी डिज़ाइन फाइल है जो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहता है। तो यहाँ पर आप डिज़ाइन फाइल का लिंक दे दोगे कि डिज़ाइन फाइल हमारी ये होगी। हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन है सेट कंटेंट व्यू का। सेट कंटेंट व्यू के अंदर आप
डिज़ाइन फाइल का पाथ देखो। हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया सेट कंटेंट व्यू, और इसके अंदर जो ब्रैकेट है इसमें हमने पाथ दे दिया अपनी डिज़ाइन फाइल का। जो यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज का फोल्डर है RES का, उसको बिग R के साथ कंसिडर किया जाता है। R डॉट आगे हमारा डिज़ाइन फाइल कहाँ पड़ी है, लेआउट में, तो R डॉट लेआउट डॉट डिज़ाइन फाइल का नाम जो भी आप यूज़ करना चाहें। इसमें हम लोग कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन 2, इसको सिंपली चेंज कर दो। सही है। तो अब इस एक्टिविटी के साथ ये डिज़ाइन फाइल लग गई। सही है। अगर आप सिंपली इस कोड को निकाल दोगे और फिर एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना इस चीज़ को। अभी हमने डिज़ाइन फाइल यहाँ लगा दी, इससे ज़्यादा हम लोग जावा में वो कोड नहीं करना चाहते, सिर्फ डिज़ाइन फाइल ही लगा दी, क्योंकि अभी हम लोग डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं थोड़ी। अब हमारा ये डिज़ाइन रन होना चाहिए स्क्रीन। अच्छा, अब जब एप्लीकेशन हमने बना ली, जितना कोड करना था, इसको रन करने की बात है, तो रन हम लोग कहाँ करेंगे। हमारे पास होता है AVD मैनेजर। ठीक है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, AVD। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस के आपको मैंने बताया कि ये अपने खुद ही एक छोटा सा मोबाइल बना लेते हैं स्क्रीन पर। आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट वहीं पे रन होती है, आप वहीं पे टेस्ट करते हो, कुछ चेंजेस हैं कर लेते हो। दूसरा तरीका होता है आप साथ इसके मोबाइल कनेक्ट करते हो और मोबाइल में डायरेक्टली रन करते हो। ठीक है, जिनकी रैम वगैरह कम है उनको मैं रिकमेंड नहीं करता कि वो AVD मैनेजर बनाए, मैं आपको भी बनाना सिखा देता हूँ। जिनकी रैम्स अच्छी हैं, 4 GB से ऊपर है, तो वो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप कोई मोबाइल ख़रीदते हो आजकल, तो आप लोग उसमें चेक करते हो कितनी रैम है, कितना प्रोसेसर है, सब चेक करते होगे। जिसमें रैम ज़्यादा हो वो लेते हो, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छी काम करेंगी। तो आप जब इसमें अपना एक वर्चुअल मोबाइल बनाओगे तो उसको भी रैम दी जाएगी, उसको भी प्रोसेसर दिया जाएगा। वो कहाँ से मिलेगा, वो आपके इसी सिस्टम में से उठाएगा। इसकी जितनी रैम है उसका कुछ हिस्सा वो ले लेगा। अगर आप 1 GB रैम इसको देते हो, टोटल आपकी 4 GB है, 2 GB आप एंड्रॉइड स्टूडियो को दे चुके हो, 1 GB ये ले लेगा, तो पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे रन होगा। ठीक है, तो आप इसीलिए एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए रिकमेंडेड है आप डेवलपमेंट के लिए कि रैम आपकी 8 GB तो हो जाएगी, अच्छी होती है। रन बाकी सब पे होता है, लेकिन थोड़ा उड़ाएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, सबसे टॉप पर आप देख लो, एक हमारे पास टैब है टूल्स की। टूल्स में लास्ट है एंड्रॉयड, इसमें हमारे पास पड़ा हुआ है AVD मैनेजर। ठीक है, सबके पास है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक कर दोगे, अभी देखो यहाँ पर एक मेरे पास मोबाइल यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा। क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, इस पर क्लिक कर लो। यहाँ से कुछ इसने स्टैंडर्ड आपके सामने रख दिया कि इस स्क्रीन के मोबाइल अवेलेबल है, 5.2 इंच आपको चाहिए, ये इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, किस डिवाइस में चाहिए, गैलेक्सी में चाहिए, नेक्सस में। एंड्रॉयड के जो अपने मोबाइल आप लोगों को पता है नेक्सस फोन होता है, इसलिए उसने वही वाले आपको रिकमेंड कर दिया। ठीक है, तो आपको जिस स्क्रीन का मोबाइल चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप कहते हो नहीं, इस तरह के नहीं, मैं अपने लिए खुद ही बनाना चाहता हूँ, कोई एक मेरा मोबाइल है, लेट्स सपोज मेरे पास Note 4 है, और Note 4 का साइज़ ये नहीं है जो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और उसका डिस्प्ले ऐसा नहीं है जो यहाँ पर मेंशन है, HDPI है या MDPI है। HDPI बेसिकली हाई डेंसिटी के लिए है, MDPI मीडियम डेंसिटी के लिए। ये पिक्सल साइज है, आप वक्त के साथ सीख लोगे, बताऊंगा आप लोगों को। न्यू हार्डवेयर प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर लो। देखो आपको कहता है डिवाइस नाम क्या रखना चाहते हो आप, डिवाइस नेम कुछ भी रख दो आप लोग, सैमसंग S3, S4, S5, एनीथिंग। उसकी टाइप सेलेक्ट करो, टैबलेट बनाना चाह रहे हो या फ़ोन है। नीचे उसकी स्क्रीन का साइज़ आ गया, रेजोल्यूशन हो गया, रैम उसको कितनी देना चाह रहे हो। अब यहाँ पर रैम जो सेलेक्टेड है 2048, ये कितनी हो गई, 2 GB। 2 GB ये ले लेगा तो पीछे मेरे पास कितनी बचेगी, इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगा। अगर आपके पास रैम ज़्यादा है फिर तो आप ये AVD बहुत अच्छा बना सकते हो। और एक और चीज़ है, अगर आप AVD बना रहे हो, आप कहते नहीं मेरे पास रैम कम है, मैं इसको भी कम दूंगा, तो दे दो कम, ये भी स्लो चलेगा। ठीक है, आप कम रैम वाला मोबाइल लेते हो वो स्लो चलता है, आप लेते इसीलिए ज़्यादा रैम वालों के अच्छा फास्ट काम करे। तो अच्छा, आप लोगों के पास जो मोबाइल डिवाइसेस अवेलेबल हैं तो आप उसी को प्लग इन प्ले क्यों नहीं करते हो। एक तो रियल डिवाइस में आपको टेस्ट करने का एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या चेंज आता है, ये तो एक वर्चुअल डिवाइस है, रियल डिवाइस में आपके पास क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट करो। यहाँ पर वो आपके लिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा।
उससे रिलेटेड कि आप आपसे पूछ रहे कि इसमें कौन सी एपीआई, आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हो। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था एंड्रॉयड का इकोसिस्टम कि एंड्रॉयड को सराउंड किन किन एंटिटीज़ ने किया हुआ है। सराउंडिंग का मतलब ये हो गया कि उसमें हमारे पास आम यूज़र्स भी आ गए थे, एंड्रॉयड खुद भी गूगल आ गया था कंपनी, और इसके अलावा हमारे पास आ गया था OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, के जो डिवाइसेस बना रहे हैं फिर एंड्रॉयड से वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर इसमें डाल दें। तो अब ये वो जगह आ गई है कि हम लोगों ने एक अपने लिए वर्चुअल डिवाइस बना ली, अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, कौन सा डाला जाए, नोगट डाला जाए, मार्शमैलो डाला जाए, लॉलीपॉप डाला जाए, कौन सा डाला जाए। जो भी डालोगे उसको पहले डाउनलोड करना जरूरी है। ठीक है, मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है लॉलीपॉप। अगर आपको मार्शमैलो चाहिए या नोगट चाहिए जो लेटेस्ट है उनको डाउनलोड कर लो, फिर उसका भी ऑप्शन यहाँ खुल जाएगा जैसे ये ऑप्शन खुला, सेलेक्ट कर लो नेक्स्ट, कोई भी डिवाइस उठा ले, कोई भी उठा। ठीक है, यहाँ से उसका नेम आप रख लो कि क्या नाम रखना चाहते हो, स्क्रीन पे आपके पास यहाँ क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या देना चाहते हो, पोर्ट्रेट हो या हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, इसको फिनिश कर लो। एट ए टाइम अगर दें दोनों चले और जो भी ऑप्शन था लास्ट ऑप्शन इस तरह करें तो इस तरह भी चले, इस तरह करें तो ऐप इस तरह भी, वो सिस्टम नहीं कर सकते। वो सिस्टम आप कर सकते हो, लेकिन इसको टेढ़ा करने का क्या वो है, मैंने भी ट्राई नहीं किया, देख लूंगा। इस तरह दोनों है, अगर एप्लीकेशन आप ऐसी बना सकते हो कि वो हॉरिजॉन्टल पे भी चले और वर्टिकल पे भी चले, वो काम हम लोग करेंगे डिजाइनिंग में कि उसको हॉरिजॉन्टल के लिए कैसे सेट किया जाए, वर्टिकल के लिए कैसे सेट किया जाए। अब यहाँ स्क्रीन पे देखो मेरे पास दो आ गए, एक पहले से था, एक अभी मैंने ले लिया। सही है, जो अभी लिया वो ये वाला है, पहले से ये था। कोई भी एक रन कर दो, यहाँ आगे रन का ऑप्शन है। नीचे हमारे पास स्टार्टिंग AVD कह रहा था और अब एंड्रॉइड मोबाइल फोन स्टार्ट हो रहा है हमारे लिए। सब बना रहे हो? मोबाइल के साथ बता दो आपको। अच्छा, ये आप लोगों को एक एरर देगा वर्चुअल का कि आप लोग अपनी बायोस में जाके वर्चुअल डिवाइस इनेबल करना, तो वो वहाँ से आप लोग जाके इनेबल कर दो, वर्चुअल डिवाइस बन सकेगी। अब इसको उसमें कहाँ से जाओगे, बायोस में, तो सिस्टम बायोस में जाना आता है आप सबको, रीस्टार्ट करते हो, उसके बाद F2 है, किसी का F12 है, किसी का F8 है, उसको प्रेस करते हो, सेटिंग में जाकर जहाँ पर भी वर्चुअल डिवाइस के बारे में कुछ लिखो उसको इनेबल करना है। लेक्चर खत्म हो जाए हम रीस्टार्ट करके उसमें दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास देखो हमने रन किया, एक वर्चुअल डिवाइस हमारे पास आ गई जैसे हमारे नॉर्मल फोन्स होते हैं। अब ये डिवाइस अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ टॉप पर देखो रन का एक बटन है हमारे पास एप्स के साथ, इसके ऊपर हॉवर लेके आओ तो रन ऐप लिखा हुआ है। ये यहाँ नहीं है तो ऊपर जो टैब है यहाँ पर रन लिखा हुआ है, रन पे क्लिक करो तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देते हैं। सबसे टॉप पर रन ऐप, यही जो रन ऐप है शिफ्ट प्लस F10 आपको यहाँ शॉर्टकट में इसने दिया। अब यहाँ से डायरेक्ट रन किया करो। अब रन किया तो देखो आपको मुख्तलिफ डिवाइसेस बता रहा है कि कौन कौन सी आपके पास अवेलेबल है। मैंने 2 एमुलेटर बनाया, AVD मैनेजर मेरे पास 2 है। ठीक है, AVD डिवाइसेस 2 हैं, एक वो है जो हमारे पास रन है कनेक्टेड डिवाइसेस में आ गई, एक वो है जो अवेलेबल है लेकिन कनेक्ट नहीं है, वो ऑफ है, हमने उसको ऑन नहीं किया, एक ही ऑन किया। अब इसमें एक और ले आते हैं, हम लोग मोबाइल को कनेक्ट करते हैं सिंपली, तार के थ्रू आप लोग करते होते हो। ठीक है, यहाँ पर तीसरी भी आ गई सैमसंग, जो आपको मोबाइल होगा वो भी आ जाएगा। अब मोबाइल यहाँ पर आप लोग लगाओगे तो डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि मोबाइल में डेवलपर मोड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग एप्लीकेशंस, अब आप लोग सारे डेवलपर हो रहे हो तो आप लोग इसमें डेवलपर मोड ऑन करना है। नॉर्मल यूजर्स के लिए उन्होंने इसको हाइड किया होता है। हाइड इसलिए किया होता है कि अगर ये आपका डेवलपर मोड ऑन है और ये लीड लग गई, ठीक है, आपकी ये तार लग गई है, मोबाइल कनेक्टेड है, तो कोई भी एप्लीकेशन बगैर किसी परमिशन के इसमें आ सकती है। जैसे हम लोग यहाँ से रन करेंगे वो परमिशन हमसे नहीं मांगेगा, डायरेक्ट इंस्टॉल करेगा। तो इससे सिक्योरिटी रीजंस पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ तो अब हमारा तो डेवलपर मोड ऑन होता है, हर रोज टेस्टिंग करनी है। एक चाइनीज़ वायरस आ गया था मेरे लैपटॉप में, उसने उनके पास APK फाइल्स भी थी। APK होती है जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना गेम की या किसी भी चीज़ की,
एंड्रॉयड के लिए होती है APK फाइल, इंस्टॉलेशन फाइल जो होती है। जब ये कनेक्ट था उसने हर चीज़ इसमें इंस्टॉल कर दी। अब मैं यहाँ से कॉल मिलाता हूँ, स्क्रीन पे जो उनके एड्स आ रहे हैं, मेन स्क्रीन पे उनके ऐड आ रहे थे, मैं इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता था, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम इसका चेंज कर दिया। तो फिर मैंने इसको कम्प्लीटली फॉर्मेट किया, दोबारा से इसको इंस्टॉल किया, तब ये जाके सेट हुआ। तो डेवलपर मोड ख़तरनाक भी है, जब यूज़ कर लो इसको ऑफ कर दो, या फिर अपने सिस्टम का ख्याल रखो कोई वायरस ना हो इसमें। अच्छा, अभी हम स्क्रीन पे ही रन कर लेते हैं ताकि सबको विजिबल हो। ओके करो सिंपली। नीचे आपको कह रहा है बिल्डिंग ग्रेडल स्क्रिप्ट, ये भी ग्रेडल बना रहा है, ग्रेडल यही APK फाइल बना रहा है, उसके बाद ये डिवाइस में इसको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, नीचे आप देखो लिखा है इंस्टॉलिंग APK फाइल अब इस डिवाइस में इंस्टॉल हो गई। इसके बाद लॉन्चिंग एक्टिविटी लॉन्च होने के बाद हमारा डिज़ाइन सामने आ गया। ये सेम डिज़ाइन आपके मोबाइल में भी आ जाएगा। ठीक है, हमने ये डिज़ाइन सिंपली बनाया था, बटन बनाया था, क्लिक होता है लेकिन पीछे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होती। जो हमने लिखा था एग्जैक्टली वही चीज़ आ गई सामने। सही है, अब हमने करना ये है कि बटन पे जब क्लिक हो तो कोई और टेक्स्ट हम यहाँ लगाएंगे। तो अब हम लोग काम करेंगे थोड़ा सा जावा में जाकर। अब जावा में ये करेंगे, टॉप पर हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे, स्ट्रिंग में अपना नाम लिख देंगे। जब बटन पे क्लिक होगा तो उस नाम को लेकर हम लोग इस टेक्स्ट व्यू में लगा देंगे। सही है, अब हम लोग काम करते हैं यहाँ ऑन क्रिएट फंक्शन में। सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग कोई भी आप आगे नाम रख सकते हो, XYZ या नेम। चलो हम लोग लेते हैं ए नाम की एक स्ट्रिंग हो गई, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू भी हम लोग रख देते हैं। सही है, जब आप इंटीजर लोगे तो उसमें डायरेक्ट इज इक्वल टू के बाद आप लोग वैल्यू रख दोगे, लेकिन जब आप लोग कोई स्ट्रिंग लोगे तो आपको उसको स्ट्रिंग्स में बंद करना पड़ेगा। ठीक है, डबल कॉमर्स जो होते हैं। अब इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, लेट्स सपोज हम लोग लिख दें एंड्रॉयड, हमने लिख दिया, हमारा कोड पूरा हो गया। आखिर में हमने टर्मिनेटर लगा देना है। ठीक है, तो एक कॉमा और ऊपर डॉट टर्मिनेटर, ये हमेशा हर कोड के एंड में आप लगा दिया करोगे। तो एक स्ट्रिंग हमारे पास डिफाइन होगी। अब हमने करना ये है कि बटन के क्लिक पर इसका टेक्स्ट चेंज करना। बटन को हमने यहाँ पर यूज करना है सबसे पहले। अब बटन को कैसे यूज करें, उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बटन बना दे खुद एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास बनी हुई है। जिस तरह स्ट्रिंग हम लेते हैं, स्ट्रिंग ए ले लिया, स्ट्रिंग एक क्लास है, तो आपके पास डेटा टाइप इसकी आ रही है। इस तरीके से हम यहाँ पर लेंगे बटन। ठीक है, आगे इसका आप कोई भी नाम रख दो, हम लोग लेट्स सपोज बटन ही रख देते हैं। अब बटन हमने ले लिया, लेकिन हमारी स्क्रीन में एक से ज़्यादा ही बटन हो सकते हैं, 1 2 3 4 जितने चाहे बटन हो। इसको कैसे पता कि ये वाला बटन इस बटन के साथ लिंक है? इसकी अब ब्रिजिंग करनी पड़ेगी। जो हमने वहाँ आईडी रखी थी उसके थ्रू हम लोग इसकी ब्रिजिंग कर देंगे। ठीक है, इसके ब्रिज नाम से जाहिर है पुल डाला जा रहा है, यहाँ से वहाँ तक एक लिंक बनाया जा रहा है, तो इसकी ब्रिजिंग कर देते हैं। जो ऑब्जेक्ट इसका हमने बनाया है बटन, ऑब्जेक्ट ले लो, इज इक्वल टू, इसकी ब्रिजिंग हो रही है। ब्रिजिंग के लिए हमारे पास फंक्शन है फाइंड व्यू बाय आईडी। एक व्यू है बेसिकली वहां पर बटन का, उस व्यू को ढूंढो इस आईडी की बेस पर, फाइंड व्यू बाय आईडी। अब इसके बीच में कहता है उसका लिंक पाथ दे दो, वो कहां पर पड़ा हुआ है। जिस तरीके से हम लोग लेआउट का पाथ देते थे तो r.layout देते थे, इसको हम लोग देंगे r.id। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल R.id डॉट। अब आपके पास जितने भी वहां पर आईडीज डिफाइन है वो सारी आ जाएंगी, जितनी भी होंगी। एक ही डिफाइन है डिस्प्ले की। ठीक है, दूसरा पेरेंट हमारे पास टॉप वाले की होगी। बटन की हमने आईडी रखी ही नहीं, अब हम रख देते हैं। सबमिट नाम से इसकी आईडी रख दी, कुछ भी रख दो। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर तो हमारे पास सबमिट आ चुका है। सबमिट सेलेक्ट कर लो, आखिर में टर्मिनेटर लगा दो। अब देखो ये लाइन अंडरलाइन हो गई है रेड से, इसका मतलब यहाँ एरर आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ राइट साइड पे देखो
तो यहाँ पर भी आपको शो करता है, एक एनालिसिस बताता है, रिपोर्ट आपको देता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसी चल रही है। तो आपको कह रहे हैं 3 वार्निंग है और 1 एरर है। डेवलपर कभी भी वार्निंग की परवाह नहीं करता, हमेशा जो है वो एरर की परवाह करता। क्यों नहीं करता, कोई बता सकता है? इफेक्ट नहीं पड़ता, वार्निंग से इफेक्ट नहीं पड़ता। असल में ये है कि हर एक अकॉर्डिंग अपना स्टाइल है। कोई वेरिएबल नीचे डिक्लेयर करता है, कोई ग्लोबल डिक्लेयर करता है, कोई कहाँ डिक्लेयर करता है, ठीक है, वार्निंग आती है। वो लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, क्योंकि वो आपको एक वार्निंग देते हैं कि इसको यहाँ डिक्लेयर करो, इसको यहाँ करो, लेकिन आप नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है, जहाँ करो, कोड तो काम करता है, सही है। तो ये कोडिंग स्टाइल के हिसाब से वार्निंग कभी परवाह नहीं करते, एरर की परवाह करते हैं, वो मसला करते हैं। अब एरर ये आ रहा है कि आपके पास जो बटन है, ठीक है, अच्छा आपको ये पता है कि कोई इंटीजर टाइप वैल्यू है, उसके अंदर आप स्ट्रिंग नहीं रख सकते, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर आपके वो इंटीजर नहीं आता, स्ट्रिंग कोड करके ही आप डाल सकते हो। तो सेम इसी तरह जो बटन है उसके अंदर बटन ही आएगा, या आप उसकी कास्टिंग करते हो। कास्टिंग मतलब कास्ट एक नाम से जाहिर है कि जो ज़ात होती है उसको चेंज कर दो, ठीक है। तो आप अगर किसी स्ट्रिंग में कोई इंटीजर रखना चाह रहे हो तो इंटीजर को पहले स्ट्रिंग बनाओगे और उसके बाद रखोगे, पार्सिंग करोगे उसकी, ठीक है, कास्ट उसकी चेंज कर दोगे। तो यहाँ पर भी जो हमने किया ये सारा पाथ दिया हुआ है फाइंड व्यू बाय आईडी करके, लेकिन इसको अभी तक कास्ट नहीं किया, तो सिर्फ पाथ है, इसको कास्ट करना पड़ेगा तब ये बटन जाकर बनेगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इज इक्वल टू के आगे आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है बटन, जो क्लास का नाम है ये वाला। खुद नहीं लिखना चाहते तो इसका शॉर्टकट तरीका है, एरर जहाँ पर है उसके ऊपर ले आओ कर्सर, आल्ट और एंटर प्रेस करो, आपको ऑप्शंस दे देगा कि इस एरर को कैसे रिपेयर किया जाए। अब सबसे पहले उसने ऑप्शन क्या दिया, कास्ट टू एंड्रॉइड विजेट बटन, एंड्रॉइड विजेट बटन के साथ इसको कास्ट कर दो, इसकी कास्ट चेंज कर दो, एंटर कर दो, देखो वो यहाँ क्या चेंज लाया, उसने वही बटन ले आया ब्रैकेट के अंदर, इसकी कास्टिंग होगी और ये बटन हमारे पास अब रेडी हो गया, इसको अब आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये बटन बना है, बटन के क्लिक पर इसमें टेक्स्ट लाना है, तो इसका भी हमें एक इंस्टेंस चाहिए वहाँ पर, इसके भी हम वहाँ पे ब्रिजिंग कर लेते हैं, इसके लिए भी एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक कोड डिफाइन करते हैं टेक्स्ट व्यू वहाँ पे लिया हुआ है, इसको आप कुछ भी शॉर्टकट दे दो, लेट्स सपोज हम टीवी दे देते हैं टेक्स्ट व्यू शॉर्टकट में, इसकी भी आगे ब्रिजिंग कर देते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.display, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास इंस्टेंट रेडी हो गए। अब हमने करना ये है कि बटन का क्लिक लिस्नर बनाना, कि बटन का क्लिक हो तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाए। अब बटन का क्लिक लिस्नर बेसिकली एक फंक्शन होगा जो हमेशा स्टैंड बाय में पड़ा रहेगा जब तक बटन पे क्लिक नहीं होता। कैसे बनेगा, जो बटन का इंस्टेंस है वो ले लो, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, हमारे पास एक फंक्शन है सेट ऑन क्लिक लिस्नर, इस पर क्लिक करो, फंक्शन आ गया कंप्लीट। इसको लिखने का तरीका ये, आप दोबारा इसमें न्यू क्लिक लिस्नर ले लोगे, हमें नया क्लिक लिस्नर चाहिए, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, तो ये कंप्लीट एक उसने हमें फंक्शन बनाकर दे दिया जो बटन डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, इसके बाद ब्रैकेट आ गई थी, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया न्यू ऑन क्लिक लिस्नर और इंटर किया। ऑन क्लिक लिस्नर के साथ हम लिखते हैं तो उसने हमें खुद ही हिंट दे दी थी, हमने जब इंटर किया तो उसने कंप्लीट एक फंक्शन हमें एक क्लास टाइप छोटी सी बना दी, एक क्लास के अंदर उसने एक छोटा सा बना दिया। अब इस क्लास के अंदर एक और हमारे पास फंक्शन है ऑन क्लिक का, इसमें मुख्तलिफ हमारे पास फंक्शन आएंगे, ऑन क्लिक का है, ऑन लॉन्ग प्रेस का है, ऑन होल्ड का है। बटन बहुत तरीके से होता है कि सिर्फ क्लिक हो रहा है यानी लॉन्ग प्रेस हो तब ये दबे, या लगातार क्लिक हो रहे हैं, क्या चीज़ हम लोग करना चाहते हैं। इसमें एक फंक्शन आ गया ऑन क्लिक का। अब हम लोग जो चाहते हैं कि इसकी क्लिक पर काम करे वो इस फंक्शन के अंदर हमने डालना है, ठीक है। यहाँ पर इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डाल देंगे जो भी हम डालना चाहते हैं। तो इसका क्लिक लिस्नर हमारे पास बन गया फंक्शन, जब क्लिक होगा ये रन होगा। अब इसमें हम ये करते हैं जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है उससे वैल्यू डालनी है, तो हमारे पास टेक्स्ट व्यू का एक इंस्टेंस पड़ा हुआ है टेक्स्ट व्यू टीवी, उसको ले लो, उसमें वैल्यू डालने का हमारे पास फंक्शन है सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू ऑब्जेक्ट डॉट सेट टेक्स्ट इक्वल टू ए, ठीक है, सेट टेक्स्ट। इसके बीच में आप लोग कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे दो, जो भी आप लोग देना चाहो, कैरेक्टर सीक्वेंस उसने कहा हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखें, अगर वही स्ट्रिंग देनी हो तो ये लिख देंगे, पहले डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखें, कुछ भी लिख,
शुक्रिया, थैंक्स। ठीक है, कुछ भी इसमें हम लिख देते। तो अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा हमें एरर फिर दे रहा है। मैंने आपको बताया ये इसने अपने लिए छोटी सी एक क्लास खुद बना ली है, सही है, उसके अंदर ही फंक्शन है। ये जो इंस्टेंस डिफाइन हुआ है ये बाहर डिफाइन हुआ है, ग्लोबली डिफाइन नहीं हुआ। अगर ग्लोबल इसको कर दो हर जगह यूज हो सकेगा, या फिर इसको फाइनल लेना पड़ता है, फाइनल स्टैटिक होता है। ऐसा करो जिसके इंस्टेंस लिए थे इन दोनों को यहाँ से कट करो, कंट्रोल Z से कट होता है, और ये जो ऑन क्रिएट का फंक्शन है इससे ऊपर और क्लास के अंदर इसको पेस्ट कर दो। अब ये ग्लोबली डिफाइन हो, अब आप कहीं भी इसको यूज करो कभी भी आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, अब ये नीचे एरर ठीक हो गया। इसको रन करते हैं हम लोग दोबारा, यहाँ पे रन का बटन क्लिक करो। रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो रिपीट कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करते हैं, इसमें कुछ भी लिखा आ गया, सही हो गया। अच्छा, अब इसमें हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रिंग हमने ली थी उसको लिखना चाहते हैं, सही है। तो यहाँ पर बेसिकली इसमें क्या चीज़ पड़ी है, स्ट्रिंग ये एक पड़ी हुई है, हमने खुद से एक स्ट्रिंग ली हुई है, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दो ए, उसका ऑब्जेक्ट आ गया। उसका ऑब्जेक्ट भी यही हमारे पास ड्रामा कर रहा है कि यार मुझे भी ग्लोबली कर दो, वो भी इनर क्लास के अंदर यूज हुआ है। इसके ऊपर आप लोग लाओ ओवर, तो आपको क्या कह रहा है, वेरिएबल ए इज एक्सेस फ्रॉम इनर क्लास। ये एक क्लास के अंदर क्लास बन गई, इसको ग्लोबल वेरिएबल चाहिए जो प्राइवेट डिक्लेयर हुआ हो। ठीक है, अब ये भी ठीक हो गया हमारे पास। हम रन करते हैं, हमारे पास उस स्ट्रिंग से वैल्यू आ गई। अब एक छोटे सा काम साथ और भी कर लेते हैं कि वो वैल्यू तो आ रही है, उसके साथ हम कुछ ना कुछ अपना लगाना चाहते हैं, कंकैटिनेट करना चाहते हैं। ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कहीं से भी आ सकती है, हो सकता है ये वैल्यू डेटाबेस से आ रही हो। ठीक है, ये वैल्यू डेटाबेस से आ रही हो, जस्ट लाइक आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन जब स्टार्ट करते हैं उसमें अपना नेम बता देते हैं कि मेरा ये नाम है, सब कुछ। जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं वो आपको वेलकम करता है, वेलकम और आगे आपका नाम होता है। तो ये ए जो आ रहा है हमारे पास, लेट्स सपोज डेटाबेस से इसमें वैल्यू भरी जा रही है, हम इसके साथ वेलकम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ स्ट्रिंग्स लगाओ और प्लस का साथ कंकैटिनेशन के, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा सबने, ठीक है, सबको पता है। सेकंड सेमेस्टर वाला कौन है? अच्छा, आप दोनों, तीनों को। कंकैटिनेशन का आप लोगों को पता है क्या होता है? अच्छा, एडिशन का पता है, ठीक है। आपके पास जब भी कोई इंटीजर वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 हो गए, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब प्लस लगेगा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, अगर उसकी डेटा टाइप इंटीजर है। आप लोगों ने कौन सा अभी तक प्रोग्रामिंग कोर्स पढ़ा हुआ है? इंटीजर टाइप आप लोगों ने लिया हुआ है, इंट ए, इंट बी, सही है। फिर इंट सी लेकर क्या करते हो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, किया हुआ ये चीज़। जब आप लोग कोई इंटीजर वैल्यू लोगे और उनके बीच में प्लस लिखोगे, वो दोनों ऐड होकर सामने आएंगे, 2 + 3 5 आ जाएगी। लेकिन अगर दो स्ट्रिंग्स आप लोगे और स्ट्रिंग के अंदर चाहे 3 लिखा है चाहे 5 लिखा है, और उसमें एक स्ट्रिंग में लिखा है 3, एक में 5, उनके बीच में प्लस लगाओगे, वो 35 सामने आएगा। दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगे, कंकैटिनेट होके इकट्ठे हो जाएंगे, वो ऐड नहीं हो सकते क्योंकि उसकी टाइप एक टेक्स्ट की सूरत में, वो उसको इंटीजर कंसिडर ही नहीं कर रहा, वो उसको नंबर मानता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसमें स्ट्रिंग देना है, ए की जो डेटा टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग है, और दूसरी भी हमने स्ट्रिंग लगा दी है। इसके अंदर हम खुद से प्री डिफाइंड टेक्स्ट लिखेंगे जिस तरह पहले हमने लिखा था कुछ भी। अब हम लिख देते हैं वेलकम टू, और ए में जो भी लिखा हो, ठीक है, एंड्रॉयड लिखा हुआ है। बटन का वेरिएबल आपने ग्लोबल डिक्लेयर किया होगा? ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ नहीं, बटन का तो मेरे ख्याल में कर दिया, दोनों को ग्लोबल लगे थे। वो फिलहाल मसला नहीं करेगा क्योंकि वो खुद इनर क्लास के अंदर एक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, वेलकम टू एंड्रॉयड आ गई, हमारी स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो गई। वेरिएबल में सिर्फ एंड्रॉयड पड़ा हुआ था, वेलकम टू हमने साथ एडिशन कर दिया। तो अब इसमें एक चीज स्टैटिक है, वेलकम टू
और जो वेरिएबल है वो तो कभी भी चेंज हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो, वेलकम टू अपना नाम लिख दो, तो जब भी जिसका जो जो नाम होगा वो चेंज होकर आता रहेगा डेटाबेस में, जो भी नाम पड़ा हो, लेट्स सपोज। अच्छा, ये चीज़ हो गई, बोर तो नहीं हुए? अगर ये करना हो कि बटन का जो टेक्स्ट है वो किसी वेरिएबल में डालना हो, वो भी कर सकते, ठीक है। ये भी सेट किया हमने टेक्स्ट, इसमें एक और फंक्शन है गेट टेक्स्ट, उससे आप टेक्स्ट गेट कर सकते हो किसी भी इंस्टेंट का, चाहे बटन है, चाहे टेक्स्ट व्यू है, चाहे इसके अलावा कुछ, हर चीज़ से गेट टेक्स्ट आप कर सकते हो, जैसे हमने सेट किया। तो इससे तो कैलकुलेटर बनाना आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, इंस्टेंट बनाना आप सबको आ गया कि हमने बटन लिया तो बटन का इंस्टेंस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट सिंपली डिफाइन उसका किया है, उसके बाद उसकी ब्रिजिंग चलती है, उसका इंस्टेंस तैयार हो गया, बस तैयार आप यूज़ करो, सेट टेक्स्ट करते रहो, चाहे आपने बटन में करना है, किसी में भी करना है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अभी जिस तरह यहाँ पर हम लोग बटन हमने टॉप पे लिए, इसी के क्लिक पर इसी बटन का टेक्स्ट हम चेंज करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, यही बटन ले लो, डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके क्लिक पर इसका अपना टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अंदर हमने एक कमांड ये भी रख दी है, सही है। यहां तक है किसी का क्वेश्चन क्लियर है आपको सब? आगे करें। सर ये डिस्प्ले ये हमने दी, ये डिस्प्ले हमने आईडी दी है या फिर बाय डिफॉल्ट है ये? कौन सी? जो टीवी लिखा, टीवी इक्वल टू टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले ये हमने लिखा था ना, भूल गए हो? टेक्स्ट व्यू का नाम डिस्प्ले रखना है। सबसे पहले हम लोगों ने ये जो दोनों थे तीनों को बल्कि यहाँ पर हमने डिफाइन किया था, सही है। ये नहीं सर, वो डिस्प्ले का पूछ रहा है, ये जो ये आपने ID आईडी डिस्प्ले दी हुई है ना, ये आपने हाँ, पहले दी ये है, वहाँ पे दी हुई है। डिस्प्ले की आईडी हमने दी ये पहले दी हुई ठीक है। यहाँ डिज़ाइन फाइल में अगर आप आ जाओ, अगर देखो यहाँ डिस्प्ले की आईडी पड़ी हुई है, अगर याद नहीं आता बस तो आ गया सर, याद आ कंट्रोल पे क्लिक करो, किसी भी चीज़ को देखते हैं कि ये कहाँ डिफाइन है, कंट्रोल शिफ्ट पर क्लिक करो इस पर, तो आपको वहाँ पर ले आएगा ये कहाँ डिफाइन है, कंट्रोल और क्लिक, लिंक बन जाता है, हाइपर लिंक। आगे करें कि नहीं, वाइल्ड अप करें, रिपीट कर दें, ठीक है। कल हम लोग इस तरह करेंगे इसमें कि इस टेक्स्ट व्यू को हम लोग साथ नीचे ले लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में ये होगा जब आप लोग क्लिक करोगे तो उसमें कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, आप खुद से टाइप कर सकोगे, तो वहाँ पे आप अपना नाम टाइप करना, वही क्लिक करना, वहाँ से टेक्स्ट उठाकर नीचे लगा देना, ठीक है। सर इसको घर में भी आज ट्राई कर लो, इजी चीज़ है। जैसे आपने टेक्स्ट व्यू लिया, सेम इसी तरह से एक एडिट टेक्स्ट है, उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट जावा में बनाओ, उससे गेट करो टेक्स्ट, चलो लंबा हो जाएगा, गेट टेक्स्ट अभी आपको नहीं आता, कल कर लेंगे। इसको रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने क्या काम किया। आज का कोड हमने स्टार्ट किया डिजाइन फाइल से, सही है। डिजाइन फाइल में हमारे पास था लीनियर लेआउट, एक होता है रिलेटिव लेआउट, एक होता है लीनियर लेआउट। रिलेटिव लेआउट में मैंने आपको बताया जो चीज़ जहाँ ड्रैग ड्रॉप करोगे वहाँ लगती है, लेकिन लीनियर लेआउट में ऐसा नहीं होता। ये भी ट्राई कर लेते हैं, डिज़ाइन में आ जाओ, बटन है हमारे पास, इसको क्लिक करके देखो कहाँ ही लेके जाना चाह रहे वो नहीं जाता, वो सिर्फ आपको एक ही जगह बता रहा है कि मैं शुरू में जा सकता हूँ, इसके अलावा नहीं। लीनियर लेआउट और रिलेटिव दोनों साथ यूज कर सकते हैं? एक साथ यूज नहीं होंगे, पेरेंट हमेशा एक ही होगा, इसका एक पेरेंट आएगा फिर उसका चाइल्ड आएगा, ये इसके अंदर रिलेटिव लेआउट इसका चाइल्ड बन सकता है। जिस तरीके से देखो आपके पास एक व्यू है जिसकी ये जगह है, इसको अगर आप मैच पेरेंट कर दो ये फुल ले लेगा, ठीक है। लेकिन ये पड़ा हुआ है लीनियर लेआउट में, इसकी पोजीशन है वर्टिकल, इसकी यही जगह है। बटन लेने के बजाय आप यहाँ पर ले लो रिलेटिव लेआउट, तो रिलेटिव लेआउट इस जगह पे फैल जाएगा, एक विंडो बना देगा, उसके अंदर आप जो चीज़ जहाँ ड्रैग ड्रॉप करोगे वहाँ लिखती जाएगी। तो कर सकते हैं रिलेटिव लेआउट को पेरेंट बना दें और लीनियर लेआउट को चाइल्ड बना के, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों लेआउट से आप दोनों को यूज कर सकते हो और देख लो कि दोनों में फिर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा आपको से लेता हूँ, एक आपको छोटा सा इसमें इफेक्ट बताऊँ कि इससे जो चेंज आता है, जो एक मसला बनता है वो ये है कि अगर देखो आपने अभी यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन बना दिया, ऊपर से नीचे तक आ गए, जब आप ड्रैग ड्रॉप से लगाते हो रिलेटिव लेआउट में तो वो खुद से कोड में कुछ ना कुछ ऐड करता रहता है, आपने देखा था पहले। वो क्या ऐड करता है, वो ये ऐड करता है कि ऊपर वाली की जो आईडी है मैंने उससे 10 dB नीचे रहना है,
जहाँ पे वो ख़त्म होता है उससे आगे से मेरे स्टार्ट होना है, वो ये अंदाजे लगाता है। अगर फिर आप दोबारा आते हो अपने बाद में डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो और आप ऊपर से किसी एक चीज़ को चेंज कर देते हो या लेट्स सपोज हटा देते हो, नीचे पूरा डिज़ाइन गड़बड़ हो जाए, क्योंकि नीचे डिज़ाइन ने क्या अंदाज़ा लगाया कि उसने ऊपर वाली आईडी के बाद से स्टार्ट होना है और इतना नीचे आना है, ऊपर जब उसको आईडी मिलेगी नहीं वो खुद भी गड़बड़ हो जाएगा। तो रिलेटिव लेआउट में एक ये इशू आता है, बाकी और कोई इशू नहीं। सर एब्सोल्यूट जो लेआउट है उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी लेंगे हम, ठीक है। अभी तो हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट कहीं एक से ही करना था ना, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो लीनियर लेआउट है और रिलेटिव लेआउट, ठीक है। एब्सोल्यूटली मैं आपको कराऊंगा, कोई इशू नहीं। और कुछ क्लियर है सबको? अच्छा, हम लोग रिपीट कर रहे थे इसको। हमने सबसे टॉप पर लीनियर लेआउट ले लिया, इसके अंदर इसकी ओरिएंटेशन डिफाइन कर दी कि इसने वर्टिकली जाना है या हॉरिजॉन्टली आना है। मतलब इसके अंदर जो चाइल्ड आएंगे वो एक लाइन में जाए, यानी वो टॉप टू बॉटम आते हैं। हमने ले लिया वर्टिकली, अब दो इसमें चाइल्ड हैं वो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, सही है। ऐसे ही इसको यहाँ से चेंज करके देखो, अगर सजेशन नहीं दे रहा यार, चलो छोड़ो। इसको विड्थ दे दी, विड्थ और हाइट आप सबको क्लियर है कि विड्थ हाइट क्या होती है, सही है। कोई भी आप लोगों ने व्यू लेना है तो उस व्यू को आप डिफाइन करोगे कि एरिया कितना पकड़े, विड्थ हाइट इसका एरिया सिंपली। इसके अंदर हमने ग्रेविटी दे दी कि इसके जो चाइल्ड है उसकी ग्रेविटी क्या हो, कहाँ सेट हो। इसके चाइल्ड को हमने कह दिया सेंटर हॉरिजॉन्टल। अब इसके इनसाइड जो ग्रेविटी है, जितनी चीज़ें आएंगी वो सेंटर हॉरिजॉन्टल में आएंगी। सेंटर हॉरिजॉन्टल कौन सी जगह है? सेंटर तो बीच में हो गया, हॉरिजॉन्टली जो हॉरिजॉन्टल रो है उसके बीच में आ गया, तो ये टॉप में बीच में आ गया। फिर इनको आप चेंज करके देखते रहना कि क्या इफेक्ट पड़ते हैं। फिर हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया, टेक्स्ट व्यू के अंदर दो टैग हमारे पास सबसे पहले डले, विड्थ और लेआउट। अब विड्थ और लेआउट में हमने जो हाइट और विड्थ देना सीखी है वो मैच पेरेंट भी देख लिया, रैप कंटेंट भी देख लिया और खुद से प्री डिफाइंड स्टैटिक विड्थ और हाइट भी देना उसको सीख, सही है। अब मैच पेरेंट रैप कंटेंट का तो ये है कि जितनी जगह चाहिए उतनी लेगा। कुछ मोबाइल छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, सही है। अगर छोटी जगह चाहिए छोटी लेगा, बड़ी चाहिए बड़ी लेगा, खुद एडजस्ट कर लेगा। एडजस्ट क्या, उसने जगह ही लेनी है इतनी सी, उसका टैक्स ही इतना सा है, तो छोटी स्क्रीन पे तो यहाँ साइड पे नजर आएगा, बड़ी स्क्रीन पे भी इतनी स्क्रीन है लेकिन वो साइड पे पड़ा हुआ है। अगर आप करते हो मैच पेरेंट तो वो जितनी पेरेंट के पास स्क्रीन है, चाहे वो छोटी स्क्रीन है तब भी उस पर फैल जाएगा, बड़ी स्क्रीन है तब भी फैल जाएगा। ये मैच पेरेंट का काम है। अगर आप स्टैटिक दे देते हो कि नहीं, आपने इसमें 200, जैसा यहाँ पर हमने 220 डिफाइन की हुई है। अब 220 इतनी बनती है, ठीक है, इतनी डीपी बनती है 220। अब मोबाइल की स्क्रीन इतनी है तो इसमें तो यहाँ ठीक नजर आ रहा है। अगर कोई मोबाइल की स्क्रीन इतनी है तो ये स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ग्रेविटी यूज करेंगे ताकि डायनेमिक है। इसके लिए फिर आगे हम लोग सेटिंग करेंगे, अभी तो आप लोग सिर्फ लगाना सीख रहे हो कि कैसे इसमें सेटिंग होगी। इसके अंदर फिर हम लोग करेंगे, इसको परसेंटेज दिया करेंगे कि आपकी स्क्रीन की जितनी जगह है आप उससे इतने % लो। अब स्क्रीन कम है तो उसके हिसाब से कम परसेंटेज होगी। 20% नेट से बहुत आपने ले लिया, स्क्रीन ही छोटी है तो उसका 20% भी छोटा बनेगा, ठीक है। मुख्तलिफ इसमें टेक्निक्स हैं। फिर हर इसमें 4 किस्म की स्क्रीन के लिए डिज़ाइनिंग की जाती है। जब भी डिज़ाइन बनता है 4 स्क्रीन के लिए बनता है। एक आपके पास स्मॉल आएगी, एक नॉर्मल आएगी, एक आपके पास लार्ज आएगी, एक एक्स्ट्रा लार्ज आएगी। एक्स्ट्रा लार्ज टैबलेट्स के लिए होगी, ठीक है, बड़ी टैबलेट्स के लिए। तो आप 4 स्क्रीन डिफाइन करोगे, ये 4 ही होती हैं। उसके बाद जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होगी तो एंड्रॉयड एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो खुद सेलेक्ट करेगा कि स्क्रीन का साइज़ कितना है और वो इन चारों में से कौन सी स्क्रीन लेकर आए सामने, ठीक है। चारों को अलग-अलग कोड करना पड़ेगा या एक सेम ही कोड है, उसमें कॉपी पेस्ट करोगे, सेम ही विड्थ हाइट एडजस्ट करते हो, ठीक है। इजी है, वो फिर एंड की चीज़ें हैं, आप लोग तब तक बहुत ग्रिप ले चुके हो। इसके बाद बटन देख लेते हैं। बटन हमने, अच्छा हाँ, विड्थ हाइट ले ली थी। फिर एक प्रॉपर्टी इसमें हमने पढ़ी टेक्स्ट की। टेक्स्ट में हम लोग स्ट्रिंग में जो भी लिखते हैं वो सामने लिखा नज़र आ जाता है। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट साइज़। अगर साइज़ आपने कंट्रोल करना है, ग्रेविटी वही चीज़ है कि अपनी व्यू के इनसाइड वो कंट्रोल करता है। अब इसका इनसाइड क्या है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है, उसने उसको कंट्रोल कर लिया। आईडी दे दी कि हम लोग इसको जावा कोड से कैसे एक्सेस करेंगे। सेम काम हमने बटन के साथ भी किया है, उसकी विड्थ हाइट ली है, टेक्स्ट ली है, आईडी ली है और इसको बनाना है, सही है। साथ इसमें सही। अब आ जाते हैं हम जावा कोड पे कि इनको एक्सेस कैसे किया। जावा कोड में आकर हम लोगों ने एक बटन का इंस्टेंस ले लिया, एक बटन का ऑब्जेक्ट ले लिया, सही है।
एक टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट ले लिया क्योंकि दोनों को हमने यूज़ करना है, और जो हमारा फंक्शन है ऑन क्रिएट उससे बाहर लिख दिया, लेकिन क्लास के अंदर ही है। देखो ये क्लास की ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक। आप इस फंक्शन के बाद यहाँ पर भी इसको डिफाइन कर सकते हो, ये ग्लोबल ही होगा क्योंकि क्लास के अंदर आ रहा है, ठीक है, फंक्शन के अंदर नहीं। अगर फंक्शन के अंदर आ गए तो सिर्फ इसी फंक्शन के हद तक महदूद हो जाए। अभी ग्लोबल डिक्लेयर है ये दोनों, साथ हमने स्ट्रिंग भी ले ली, ये तीनों हमारे पास ग्लोबल हो। इसके बाद हम लोगों ने जो बटन लिया हुआ था सिंपली उसकी ब्रिजिंग कर दिया कि ये बटन किसके साथ लिंक हो जाए। इस तरीके से टेक्स्ट व्यू को भी लिंक किया। फिर हमने बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लिया, एक फंक्शन बनाया, एक क्लास बनाई कि इस बटन का क्लिक लिसनर हमारे पास हो जाए कि जब इस पर क्लिक हो तो ये फंक्शन हमेशा स्टैंड बाय पे रहे, क्लिक होने के बाद एक्टिव हो जाए, ठीक है। दोबारा से इसको बनाते हैं ताकि आपके सामने आए। अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें लिखा है, देखो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर सबसे टॉप पे आ गया हमारे पास। अगर नहीं आता तो मजीद लिखते जाओ, सेट ऑन क्लिक लिसनर, इंटर करो। इसके बीच में आपको कहता है एक क्लिक लिसनर की क्लास आप बना लो ना लो, तो आप यहाँ पे ले लो न्यू, आपको न्यू क्लास चाहिए ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। देखो आगे डॉट 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 है, इंटर करो, वो खुद सब कुछ बनाएगा, सारा कोड उसने बना दिया। इसके बीच में अब आपने कोड करना है जो हमने यहाँ पर किया। अब हमने क्या किया, सबसे पहले जब बटन पे क्लिक हो तो टेक्स्ट व्यू में आप ये दो स्ट्रिंग्स लिख दो, एक हमने लिख दी स्टैटिक और दूसरी वेरिएबल, कुछ भी होगा वेरिएबल में सामने कंकैटिनेट होकर आ जाएगा। इसके बाद हमने इसी बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, ये टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट लगाया, ये बटन में टेक्स्ट लगा दिया, दोनों व्यूज है, दोनों में टेक्स्ट लग सकता है, ठीक है। बटन डॉट सेट टेक्स्ट लगा के उसमें हमने एक टेक्स्ट लिख दिया। अच्छा, अगर सर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जब हमने उसमें सेट चेंजिंग की है वो ओरिजिनल भी चेंज ही हो जाए, पुराने वाला डाटा है वो ख़त्म हो जाए, मतलब सबमिट की जगह जब आपने चेंज किया था वो सबमिट बस ओवर राइड ही हो जाए, उसकी जगह भी सबमिट उसकी आईडी वगैरह वो चेंज हो जाए। उसकी आईडी चेंज हो गई, उसकी आईडी जब आपने देखी डिज़ाइन में भी चेंज हो जाएगी। यहाँ तो चेंज आपके पास डिज़ाइन ही नज़र आ रहा है, नहीं, वो जो डिज़ाइन का कोड है उसमें चेंज नहीं होगी। डिज़ाइन का कोड देखो एक स्टैटिक कोड है, ठीक है। जब आपके पास डिज़ाइन स्क्रीन में पड़ा हुआ है तब तक आपकी फाइल एग्जीक्यूट नहीं हुई, तब तक बटन पे क्लिक नहीं हुआ। मेरे पास स्क्रीन में जो मैंने कोड किया उस पर क्लिक हुआ नहीं हुआ, क्लिक तो तब हुआ जब मेरी स्क्रीन में कुछ एग्जीक्यूट होकर फाइल आ गई। अब ये फाइल जब रन हो गई है तो यहाँ चेंज का बटन भी आ गया, सब आ गया हमारे पास। ऑफ कर दो, लास्ट क्लास की वार्निंग तो नहीं, बैटरी लो हो गई। अच्छा, सामने बटन है हमारे पास। अब जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसका टेक्स्ट चेंज हो गया। अब ये फॉरएवर चेंज रहेगा जब तक एप्लीकेशन ऑन रहेगी। जब एप्लीकेशन ऑफ हुई तो कोड में तो ओवरराइट हो नहीं सकता, वरना फिर प्रोग्रामर की सिक्योरिटी कहाँ गई। मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ, आपको देता हूँ, आप मेरा कोड एडिट कैसे करते हो, ठीक है। आप सिर्फ यूज़ करते हो, अपने हिसाब से उसको सेट करते हो। अब इसको आप सेव रखना चाहते हो, इसके लिए आप और चीज़ें कर सकते हो कि जो उसने अपनी प्रेफरेंस सेव की है कि वो चाहता है यहाँ पर ये लिखा है, वो आप सेव कर सकते हो फिर मुख्तलिफ टेक्निक से, ठीक है। लेकिन कोड बेसिकली चेंज नहीं होगा, कोड वही रहेगा, ठीक। और कोई क्वेश्चन किसी का? उसको एक दफ़ा और ओवरराइड कर सकते हैं, एक दफ़ा और ओवरराइड कर सकते हैं। तो एक दफ़ा लिख दिया फिर दोबारा आप लिखना चाहते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 1000 टाइम लिख सकते हो। जब आप जहाँ जहाँ जो लिखना चाहते हो सेट टेक्स्ट के साथ आप लगाते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चले गए। जब हम लोग दूसरी एक्टिविटी बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर भी जाएंगे और बैक कर करके बैक भी आएंगे, उसके लिए इंटेंट दिया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट आपके पास बेसिकली लाइब्रेरीज इंपोर्ट करता है। शुरू में जब हमने देखा था तो उसमें सिर्फ 2 ही थे, लेकिन अब आप देखो उसमें कितने हैं, 4-5 आ गए। कौन कौन सी इसमें चीज़ इंपोर्ट हो रही है। हमने एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया, देखो उसने टेक्स्ट व्यू की इंपोर्ट लगा दी है। लाइब्रेरीज है ना बेसिकली, अगर ये विजेट में हमारे पास टेक्स्ट व्यू की एक लाइब्रेरी ना पड़ी हो तो वो टेक्स्ट व्यू को पहचानेगा ही, अब उसका इंस्टेंस ले ही नहीं सकते, ठीक है। और कुछ? हाँ सर, ठीक है, यस सर।